ओके, सो गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि ये जो चैप्टर है इसमें हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना शुरू किया था और वहाँ पे मैंने आपको जीन थेरेपी और इंसुलिन का किस तरह से, है ना, इली लिली जो कंपनी है, अमेरिकन कंपनी, किसने किस तरह से अलग अलग पॉलीपेप्टाइड ए पॉलीपेप्टाइड बी बनाया और फिर उसको आइसोलेटली बना करके फिर से उसका, है ना, प्रॉपरली बेटा इंसुलिन में कन्वर्ट करके तो उसको मार्केट में, है ना, लॉन्च किया। उसके बाद हम लोगों ने वो 4 ईयर गर्ल, है ना, उसके बारे में हमने पढ़ा। ADA डेफिशिएंसी, है ना, उसके बारे में हमने बात की और किस तरह से अलग अलग तरीके से बेटा हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। और जेनेटिक इंजीनियरिंग का कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है उसके ट्रीटमेंट में, ये भी हम लोगों ने नोटिस किया। देखो, एक और चीज है, एक और एप्लीकेशन है जिसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। अभी डायग्नोसिस मतलब ये है कि क्या कोई एंटीजन या एंटीबॉडी किसी भी डिसीज या पेशेंट में है या नहीं है, या वो एक्चुअली इन्फेक्टेड है या नहीं है, ये चेक करना, इसी को मैं बोलता हूँ मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूलर लेवल पे क्या डायग्नोसिस हो सकता है, देखो यहाँ पे हम लोग कुछ बातें समझते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसमें अभी देखो ये एक आरडीएनए टेक्नोलॉजी, एंड देन पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंड एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। ठीक है, ये जो है इसकी मदद से बेटा हम लोग अर्ली डायग्नोसिस कर सकते हैं, है ना। कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम है, कोई म्यूटेशन, अनवांटेड म्यूटेशन हुआ है, व्हाटएवर मे बी, इन सब चीजों को हम लोग बिल्कुल बेटा चेक कर सकते हैं, समझ सकते हैं। नाउ, presence of a pathogen is normally suspected only when the pathogen produces a symptom। तो देखो, आप डॉक्टर के पास भी कोई भी बंदा तब जाता है जब उसको बहुत ज्यादा, है ना, अनईजी सिम्टम्स होना शुरू हो जाते हैं। उसको दिखता है कि यार ये सिम्टम खत्म ही नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो इस चक्कर में, इस वे में जो है कोई भी पेशेंट है फिर डिसीजन लेता है कि नहीं, अभी तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। एक थ्रेशोल्ड वैल्यू होती है, उसके बाद लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं, थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम हो गया तो पहुंच जाते हैं डॉक्टर के पास। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं, बट मैक्सिमम लोग हैं वो बहुत ज्यादा सिम्टम का एकदम, है ना, पीक पे ही पहुंचते हैं। तो अर्ली डिटेक्शन ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। हम लोग बहुत जल्दी किसी डिसीज को है ना, मतलब कोई भी डिसीज है उसको जल्दी से डिटेक्ट होता है नहीं। सो बाय दिस टाइम the concentration of the pathogen is already very high in the body। तो जब सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं तो डेफिनेट सिम्टम आना शुरू हो गया, इसका मतलब उसका जो एंटीजीन है या एंटीबॉडी है, ठीक है, वो, है ना, बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट में जमा होगा। ठीक है, तो हम लोग पता लगा सकते हैं। However, very low concentration also can be identified। Very low concentration of pathogen can be detected by amplification of their nucleic acid by PCR। अभी देखो हम लोग क्या करेंगे, अब ये एक ह्यूमन बीइंग का सेल है, मान लेते हैं ये सेल है, इसमें इसका ह्यूमन बीइंग का खुद का पूरा डीएनए है। ठीक है, बट सपोज मान लेंगे वायरस का भी डीएनए इधर आ चुका है, HIV वाला। हम क्या करेंगे, ये सारे डीएनए को निकालेंगे, ठीक है, और इसको एम्पलीफाई करना शुरू कर देंगे। अब क्योंकि वायरस का जीनोम बहुत छोटा है तो पहले तो दिखेगा नहीं, बट जब एम्पलीफाई करना शुरू करेंगे तो ये भी, क्योंकि वायरस का डीएनए भी आपको दिखेगा, वो भी एम्पलीफाई होगा तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो बाय एम्पलीफिकेशन, अगर हम एम्पलीफाई करना शुरू कर देते हैं बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो एक आधा छोटा सा डीएनए कहीं छुपा हुआ है, वो भी बेटा क्योंकि लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन उसका हो जाएगा, उसका क्लोनिंग हो जाएगा बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेटा आपको आ सकता है कि आप एम्पलीफिकेशन करके क्या करोगे, मतलब पीसीआर से।
तो ये एक आप आंसर बता सकते हो कि हाँ ठीक है, हम लोग मोलेकुलर डायग्नोसिस कर सकते हैं, है ना, वी कैन डिटेक्ट द एनी पैथोजन प्रेजेंट इन आवर बॉडी। एनीवे, नाउ देखो, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा वो विजिलेंटली क्वेश्चन पूछेंगे। यहाँ ध्यान रखना कि पीसीआर का यूज कहाँ पे है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, ठीक है, जिसमें हम लोग डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाते चले जाते हैं। तो पीसीआर का यूज कहाँ पे है, क्या है, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाउ हम लोग क्या कर सकते हैं, टू डिटेक्ट एचआईवी इन अ सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट, ठीक है। अब जैसे मैंने बताया कि हम लोग, बस ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ, आप लोग बोलो, कोई भी आपको ये पूछेगा कि किसी भी पेशेंट में, है ना, एचआईवी है कि नहीं, ये डिटेक्ट कौन से टेक्निक से करते हैं, तो सिंपल एम्प्लीफिकेशन बाय पीसीआर से हम लोग बेटा करते हैं, ठीक है। पीसीआर इज हेल्पफुल। तो ये एक पॉसिबल क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा नोट करना, आपका 2022 का जो पेपर है उसमें ये पॉसिबल क्वेश्चन है कि, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है, मतलब बच्चों को लगता है कि जो भी एंटीजीन या की डिटेक्शन है वो एलाइजा से ही होती है, नहीं, यहाँ पीसीआर से भी हम लोग कर सकते हैं। नाउ टू डिटेक्ट म्यूटेशंस इन जीन्स इन अ कैंसर पेशेंट, अभी कैंसर पेशेंट में या कैंसर सेल में किस प्रकार के म्यूटेशंस हुए हैं, कौन कौन से प्रकार के वहां पे म्यूटेशंस है, ये जो म्यूटेशंस है ना, इनको हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, वेरी श्योरली हम लोग उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, वी कैन डिटेक्ट द म्यूटेशंस, ठीक है। सो डिटेक्ट म्यूटेशंस इन जीन्स इन कैंसर पेशेंट, तो एक किसी कैंसर पेशेंट में अगर कहीं पे भी बेटा जेनेटिक चेंज हुआ है, उस छोटे से चेंज को भी हम लोग पीसीआर से डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद तो आइडेंटिफाई मेनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से डिटेक्ट कर सकते हैं। अब ये जो नीचे जो दिया है ना पैराग्राफ पे, थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। नंबर 1 क्या लिखता है, थोड़ा ध्यान से देखो, अ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद अ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल is allowed to hybridize to its complementary DNA in a clone of a cell, followed by detecting using autoradiography. Now यहाँ पे थोड़ा सा बेटा मैं पेन एंड पेपर यूज करना चाहूंगा आपको बेटा चीजों को समझाने के लिए। यहाँ पे हम लोग आते हैं बच्चों, नोटिस करते हैं बहुत सिंपली। ओके, नाउ देखो, मुद्दा बहुत ही सिंपल है, मेरे पास डीएनए है, एक ह्यूमन का डीएनए मैंने आइसोलेट कर लिया, बहुत है ना। अब ये जो डीएनए है ऑब्वियसली इसमें मैं चेक करना चाहता हूँ कि कहीं पे डिफेक्ट है क्या, कहीं पे सपोज यहाँ पे डिफेक्ट है, मुझे पता करना है इतना पोर्शन पे डिफेक्ट है, आई वांट टू नो इट, ठीक है। अब इसमें एक पर्टिकुलर डेफिशिएंसी देखी जा रही है, तो हमें थोड़ा सा पता लगाना है कि इसमें है क्या। तो पहले तो क्या करता हूँ, इसका मैं एम्प्लीफिकेशन करूंगा, एम्प्लीफिकेशन हम लोग पीसीआर से कर लेते हैं, तो हमें बेटा इसकी मिलियंस ऑफ कॉपी मिलेगी इसी डीएनए की, ठीक है। मान लेते 1 मिलियन कॉपी हमें मिली है, सेम डीएनए की क्लोन हमें मिले हैं। नाउ मैं जो भी मुझे डीएनए कॉपीज मिली है उनका बेटा अल्कली ट्रीटमेंट करूंगा। आपको मैंने बता के रखा है बच्चों, अल्कली ट्रीटमेंट से क्या होता है रे, ये जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताओ, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। अब जितने भी डीएनए बेटा वो सिंगल स्ट्रैंडेड है, और हमारा जो डिटेक्ट करने वाला जो एरिया है यहाँ पे है, दिस इज एन एरिया, ठीक है। नाउ मुझे पता है कि कौन से जीन को, मतलब मुझे शक है कि यहाँ पे म्यूटेशन है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक प्रोब बनाया, उसका ही कॉम्प्लीमेंटरी है, ऐसा नॉन प्रोब है, नॉन डीएनए आरएनए सीक्वेंस बनाया, ठीक है, और इसको मैंने लगा दिया बेटा रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, ठीक है। नाउ दिस इज है ना प्रोब, एक है ना छोटा सा ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है, आरएनए या डीएनए का छोटा फ्रैगमेंट है जो कि रेडियो लेबल्ड है। अब क्या करता हूँ मैं, ये सारे जितने भी मैंने बनाए हैं ना रेडियो लेबल्ड प्रोब, इनके ऊपर डाल देता हूँ ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर। अब यहाँ जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए आपको जो आपका जो सैंपल है उसके ऊपर बेटा जैसे इसको डालेंगे तो ये बराबर आकर के यहाँ पे अटैच हो जाएगा,
और यहाँ पे अटैच होने के बाद में, है ना, अब लोग इसका ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो ये क्लियरली बेटा आपको दिखाई देगा, एलिमिनेट करेगा, तो समझ में आएगा कि हाँ, है ना, यहाँ पे जो है वो जो वायरस है उसका जीनोम जाके चिपक चुका है, क्योंकि हमने उसका ही कॉम्प्लीमेंट्री वहां जाके अटैच कराया। तो इस तरह से मैं एक छोटे से वायरस को मेरे डीएनए के अंदर कहीं पे भी वो छुपा है उसको डिटेक्ट कर सकता हूँ बाय यूजिंग अ प्रोब। आपको क्लियर है? ठीक है। या कोई भी डिफेक्ट है उसको हम लोग कैसे पता करें, ये भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज होती है, अभी ऑटो रेडियोग्राफी करेंगे तो डेफिनेटली बेटा हमें ये क्लियरली दिखाई देगा कि हाँ हाँ यहाँ पे है वो, क्योंकि हमने, है ना, उस वायरस का एग्जैक्टली बेटा जो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बनाया, डीएनए बनाया और उसको छोड़ दिया और वो जाके चिपक जाएगा ऑब्वियसली। ठीक है। जैसे ये रिपीट, है ना, क्या रिपीट, हाँ ठीक है। तो जैसे बेटा यहाँ पे देखो हम लोगों को शक है कि कुछ तो भी प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चलो एक कोई वायरस एंटर हुआ है या समथिंग डिफेक्ट है ना। वो डिफेक्ट को ढूंढने के लिए मैंने क्या करके रखा है, जो भी मुझे लगता है, जो भी मेरा एम है, चाहे मुझे म्यूटेंट ढूंढना हो तो म्यूटेंट ढूंढने के लिए थोड़ा अलग तरीका यूज करना पड़ेगा। अभी नॉर्मल में बात बता रहा हूँ, अगर मुझे वायरस है कि नहीं ये ढूंढना है, भी वायरस का जीनोम जा करके हमारे डीएनए में कहीं तो भी बेटा इनकॉर्पोरेट हो जाता है और कंट्रोल करता है। तो हमें क्या करना है, उसे ढूंढना है कि वो वहां पे है कि नहीं है। तो हमने क्या किया, जिस, है ना, डीएनए हमारा ह्यूमन बीइंग का डीएनए निकाल लिया, उसका बेटा पीसीआर से एम्प्लीफिकेशन किया, उसको बेटा हम लोग अल्कली ट्रीटमेंट करते हैं तो सारे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बहुत सारे हमें मिलेंगे, मिलियंस ऑफ। ठीक है, ज्यादा, क्योंकि अब ये बहुत ज्यादा हो गया है तो इनके ऊपर बेटा हम लोग वन, है ना, बहुत सारे बेटा ऐसे प्रोब डाल देते हैं, बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री प्रोब, जो कि इस वायरस के जीनोम के साथ एग्जैक्ट मैच करता है। और जैसे ही ये बेटा यहाँ पे इसको हम लोग जैसे डालेंगे तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा और हम लोग ऑटो रेडियोग्राफी से डिटेक्ट कर लेंगे कि हाँ यार ऑटो रेडियोग्राफी हो रही है, दिख रही है, इसका सीधा मतलब है कि वायरस इज देयर इन द दैट ह्यूमंस डीएनए, वायरस का इन्फेक्शन हो चुका है, वो उसके लिए पॉजिटिव है। इजंट इट? हेलो, बात समझ में आ रही है? ठीक है। नाउ अब ये जो है हम लोग पैराग्राफ पढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से देखो फिर एक बार। a single stranded DNA or RNA, देखो a single stranded DNA or RNA tagged with a radioactive molecule, इसको हम प्रोब कहते हैं, is allowed to hybridize to its complementary DNA in the clone of cells, followed by the detection using autoradiography। ये पैराग्राफ समझ में आया इतना? ठीक है, यही एक्सप्लेन किया मैंने। हेलो, इज इट क्लियर? यही चीज अभी मैंने एक्सप्लेन की कि हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं किसी भी छोटे से छोटे चेंज को या किसी नए एडिशन को इन द, है ना, जीनोम, इन द डीएनए ऑफ सेल। ठीक है, by using this radioactive molecules, by using this amplification। नाउ यहाँ पे जो आगे कहता है वो थोड़ा सा टेढ़ी कीर है, थोड़ा ध्यान से समझो। द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन, अगर सपोज म्यूटेशन हुआ है, will hence not appear on the photographic film because the probe will not have a complementarity with the mutated gene। now देखो, अब मैं फिर से पेन एंड पेपर पे चलता हूँ और आपको चीज बताता हूँ। अगर मुझे नया वायरस कहीं पे आया हुआ है ये डिटेक्ट करना है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अच्छा, तो फिर मैंने ऐसा ये लिया, प्रोब लिया, यहाँ पे डाला, जहाँ पे रेडियो एक्टिविटी दिखाई दे रही है वो एरिया डेफिनेटली, इसका सीधा मतलब है कि वायरस का जीनोम ह्यूमन के जीनोम में एंटर कर चुका है। बट अगर आप म्यूटेशन को ढूंढना चाहते हो, इफ यू वांट टू फाइंड अ म्यूटेशन, देखो अब ये है आपका नॉर्मल डीएनए, ये एक पर्टिकुलर जीन है जो प्रॉपर फंक्शन कर रहा था। ठीक है, अब आपको डिटेक्ट करना है कि ये म्यूटेट तो नहीं हो गया, तो आपने क्या किया, फिर से वही किया, इसका एम्प्लीफिकेशन किया बाय द पीसीआर, आपको 1 मिलियन कॉपीज मिल गई, 1 बिलियन कॉपीज मिली। ठीक है, फिर आपने इसका अल्कली ट्रीटमेंट किया। ठीक है, एल्कली ट्रीटमेंट करोगे तो बेटा आपको सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिलेंगे।
अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मिला, मुझे शक है कि ये वाला जो जीन है जो प्रॉपर फंक्शन करता था वो म्यूटेट हुआ है। तो इस जीन का, बेटा ध्यान देना, इस जीन का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। अलग अलग प्रोब मैंने बनाए हैं, ये प्रोब है। अब होता क्या है, अगर मैं म्यूटेशन डिटेक्ट करना चाहता हूँ तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये वाला जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है इसको ऐसे डिजाइन किया हुआ है, 2-4 वेरिएंट इसके बना के रखे हैं प्रोब के। मैं ये जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है इसके ऊपर डालने की कोशिश करूंगा और देखूंगा कि हाइब्रिडाइजेशन होता है या नहीं। तो समझ में आएगा कि ये जाके हाइब्रिडाइज ही नहीं कर पा रहा है। इसका मतलब कि आपका जो नॉर्मल डीएनए है अब म्यूटेट हो चुका है, पहले जैसा रहा नहीं, उसकी सीक्वेंस चेंज हो चुकी है, इसीलिए आपका प्रोब जाकर के वहां अटैच नहीं हो रहा है। तो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर इसका बैंड बनेगा ही नहीं, तो म्यूटेशन डिटेक्ट हो जाएगा। आर यू क्लियर? हेलो, आपका नॉर्मल जो जीन था अगर वो नॉर्मल होता तो ये आपका प्रोब वहां जाकर के उसको जाकर के कॉम्प्लीमेंटरीली हाइब्रिडाइज कर देता और आपको फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर, ऑटो रेडियोग्राफी फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर उसका प्रेजेंस दिखाई देता। बट ये हुआ कि आपने प्रोब इंट्रोड्यूस करने के बाद भी, उसी डीएनए को लेने के बाद भी आपको बैंड नजर नहीं आ रहा है, आपको बेटा वो फोटोग्राफी फिल्म के ऊपर उसका एग्जिस्टेंस नजर नहीं आ रहा है। इसका सीधा मतलब है कि जो ओरिजिनल जीन है वो म्यूटेट हो चुका है। तो इस तरह से हम लोग म्यूटेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं। आपको मैंने 2 वेज बताए हैं, अगर आप समझ पा रहे हो तो। पहला वेज, अगर मैं फॉरेन जीन को डिस्कवर करना चाहता हूँ तो मैं ये देखूंगा कि फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर मेरे प्रोब का, है ना, एग्जिस्टेंस दिखाई दे रहा है या नहीं। तो मुझे पता चलता है, ठीक है, मुझे पता चलता है कि फॉरेन जीन आ चुका है, इसे इसने डिटेक्ट किया, नहीं तो ये डिटेक्ट ही नहीं करता था। बट है ना, मैं दूसरे के बारे में बात नहीं कर रहा, मेरे ही डीएनए में म्यूटेशन अगर हुआ है। अब देखो, हमने इतने बढ़िया सेंसिटिव प्रोब बनाए हैं कि पॉइंट म्यूटेशन को भी हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। पॉइंट मतलब 1 सिंगल बेस पेयर चेंज को भी हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं। इतना हम आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। बट उसके लिए बहुत ज्यादा, है ना, सेंसिटिव प्रोब हमने क्रिएट करके रखे हुए हैं। वी नो द सीक्वेंसेस ना, सो दैट, है ना। पहले तो हमें सीक्वेंसेस पता नहीं थे, अब हमें पता है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो, बोलो। यू रेज्ड योर हैंड, हेलो। नहीं सर। तो नहीं बेटा, सर। हाँ, तो बहुत ही बेटा नॉर्मल बात है ये आपको बस पैराग्राफ जो है एनसीईआरटी का समझ में आना चाहिए। वो क्या कहना चाहता है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। वो कह रहा है द क्लोन हैविंग द म्यूटेटेड जीन, अगर उसमें म्यूटेशन हुआ है तो उस म्यूटेटेड जीन को हमारा प्रोब जाकर के अटैच नहीं करेगा, हाइब्रिडाइज नहीं करेगा, हेंस नॉट अपीयर, हेंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म। और वो जीन फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर बैंड शो नहीं करेगा। और जैसे ही ये होगा आपको समझ जाएगा कि अरे यार, ये जो हमारा जीन है जो ओरिजिनल होता तो इसने अपना बैंड या अपना ऑटो रेडियोग्राफिक इमेज जो एग्जिस्टेंस है वो शो किया होता। बट अब ये नहीं कर रहा, इसका मतलब मेरा प्रोब वहां जाके अटैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब कि जो जीन हम ढूंढना चाहते हैं वो एक्चुअली सही में म्यूटेट हो चुका है, चेंज हो चुका है। तो इतना बेटा सेंसिटिव वे से हम लोग मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कर सकते हैं। अलग अलग जेनेटिक डिसऑर्डर जो है उनको बेटा हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर बाहर से कोई वायरस भी एंटर कर चुका है तो उसे भी डिटेक्ट कर सकते हैं। कैंसर सेल में कोई म्यूटेशन से उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। और म्यूटेशन की वजह से, पॉइंट इवन म्यूटेशन की वजह से अगर कोई भी चेंज हुआ है, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ है, उसे भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स आर देयर, इजंट इट? हेलो, क्लियर है बेटा? पीसीआर का ये वाला पोर्शन क्लियर है? तो ये थोड़ा सा गोल गोल है, समझना आसान नहीं है आपके लिए, पढ़ोगे तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है। सो चलो, अब हम लोग एक और मैं पेन एंड पेपर पे एक और चीज आपको समझाता हूँ। बेटा थोड़ा ध्यान देना सब लोग। मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को अगर मैं ये कहूँ कि एक पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है या नहीं, ये कैसे पता करोगे?
मतलब आपका प्रिंसिपल क्या होगा, व्हाट इज बी योर बेसिक टू चेक इट। ठीक है, नंबर 1, देखो अगर कोई भी पैथोजन एंटर कर चुका है तो डेफिनेटली बेटा उसको हम लोग एंटीजीन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम लोग? एंटीजीन। ठीक है, पैथोजन। तो हम लोग देखेंगे कि यार एंटीजीन है क्या, मतलब आप ब्लड या सीरम निकालोगे किसी भी पर्सन का, ठीक है, लिम्फेटिक फ्लूइड निकालोगे या सीरम निकालोगे और उसको चेक करोगे बच्चों, चेक करोगे उसमें एंटीजीन है क्या। अगर एंटीजीन है तो बिल्कुल बोलेंगे कि हाँ पॉजिटिव, एंटीजीन नहीं है तो निगेटिव, नॉर्मल है भैया पेशेंट, है ना। ये एक दूसरा तरीका है, पता है दूसरा तरीका क्या है? बहुत बार हम लोग एंटीजीन को नहीं पता करते, एंटीजीन है कि नहीं, हम लोग ये चेक करते हैं कि इस एंटीजीन के अगेंस्ट हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी तो नहीं बनाना शुरू कर दिया, ये भी चेक करते हैं। ठीक है ना, मतलब इवन जैसे अभी देखो कोरोना का वैक्सीन लेने के बाद में बेटा लोग क्या करते हैं, जाकर के एंटीबॉडी टेस्टिंग करते हैं, क्योंकि वैक्सीन दिया है इसका मतलब एंटीजीन तो डाला वैक्सीन की तरफ से, तो डेफिनेटली 15 से 20 दिन के अंदर बेटा, है ना, आपके बॉडी में प्रॉपर बेटा एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाते हैं उसके अगेंस्ट, क्योंकि सीख जाती है आपकी इम्यून सिस्टम। तो एंटीबॉडीज अगर बन रहे हैं इसका मतलब वैक्सीनेशन सक्सेसफुल हुआ है आपके लिए, यही तो बात है, समझ लो। तो एंटीबॉडीज कब बनती है? जब कोई एंटीजीन हमारे बॉडी में आता है। तो किसी भी पेशेंट को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग उसका सीरम यूज करते हैं, ठीक है, और उस सीरम को देखते हैं कि क्या एंटीबॉडीज प्रेजेंट है क्या। अगर एंटीबॉडीज बहुत ज्यादा अमाउंट में बनी है इसका मतलब तो उसमें एंटीजन है, उसको एक्सपोजर हुआ है। अगर निगेटिव है तो आप समझो कि नहीं। ठीक है, तो दिस इज क्लियर, दिस इज क्लियर। अब इसको डिटेक्ट करने के लिए जो टेक्निक हम लोग बोलते हैं उसको बोलते हैं हम लोग एलाइजा। एलाइजा वर्क ही करता है बेटा ऑन द एंटीजन एंटीबॉडी, है ना, स्पेसिफिसिटी। आपको डेफिनेटली ये पता होगा कि कोई भी एंटीजन जो है उसके लिए पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनते हैं, ठीक है ना, ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक इंटरेक्शन होता है और एक पर्टिकुलर एंटीजन देयर इज अ पर्टिकुलर एंटीबॉडी, है ना, ऐसा है। सो यहाँ पे इस चीज का बेटा हम लोग यूज करते हैं और इससे हम लोग पता लगाने की कोशिश करते हैं ना। एक केस लेते हैं, एक केस को समझते हैं, क्या केस है थोड़ा ध्यान से देखो। देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि उस पेशेंट में एंटीजन है कि नहीं है, ठीक है। तो मैंने एक पेशेंट देखा, उसका ब्लड सीरम निकाल लिया। अब मुझे चेक करना है कि इसमें उस पर्टिकुलर किसी डिसीज का एंटीजन अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। दैट आई विल चेक। हाउ आई विल चेक, जस्ट अंडरस्टैंड इट। मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, ऐसे कुछ बेटा एरे पेपर्स आते हैं, जैसे हम लोग नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पेपर लेते हैं और उसके ऊपर इसका जो ब्लड सीरम है उसको मैं डाल दूंगा, जो भी है, ठीक है। अगर इसके पास एंटीजन हुए तो ये एंटीजन इसके ऊपर जाकर के चिपक जाएंगे, एंटीजन विल अटैच हियर। हेलो, आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, अगर इसके ब्लड में हम मान लेते हैं इसमें एंटीजन है, इसके ये पॉजिटिव है, पहले ही मान लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें ये समझना है। अब एंटीजन है यार, उसके ब्लड में एंटीजन है, है सर एंटीजन है, चलो फिर क्या, फिर कुछ नहीं। हमने क्या किया है, इस एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी होता है उसको पहले से डिजाइन करके हमने रखा हुआ है, कंट्रोल, हमने एंटीबॉडीज बना के रखे हैं बाय बायोटेक्नोलॉजी वी नो। और इस एंटीबॉडी को हमने एक एंजाइम लिंक करके रखा हुआ है, जैसे कि लैक्जेड वाला जो है बीटा गैलेक्टोसिडेज। अगर यहाँ पे सपोज बेटा बीटा गैलेक्टोसिडेज अगर प्रेजेंट है, मान लो हमने इस यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसिडेज लगा के रखा हुआ है, क्या होगा रे, बीटा गैलेक्टोसिडेज प्रेजेंट है, बाद में अगर मैंने क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाला, क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट अगर मैंने यूज किया तो कौन सा कलर आएगा बच्चों? ब्लू कलर, करेक्ट है ना, ये हमने पढ़ा था, इवन मैंने प्लाज्मिड में भी ये बताया। मान लेते हैं इस एंटीबॉडी को हम लोगों ने एंजाइम लिंक कर दिया है, अब ये एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसिडेज, ठीक है। जब भी जहां पे भी ये एंजाइम प्रेजेंट होगा वहां पे क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालोगे तो ब्लू कलर आ जाएगा। तो हमने वही किया, हमने एक वायल लिया, उसमें ऐसे बहुत सारे बेटा एंटीबॉडीज बनाए और ये एंटीबॉडी जो कि जिसमें एंजाइम को लिंक किया है वो इसमें ऊपर डाल दिया।
पहले इसको वॉश कर दिया, कोई अनवांटेड चीजें निकाल दी ना। अगर यहाँ पे एंटीजीन प्रेजेंट होगा ना बच्चों, तो डेफिनेटली ये एंटीबॉडी जा करके उसको जाके अटैच हो जाता है। जितने भी एंटीबॉडीज डालेंगे वो सारे बेटा जहां जहां एंटीजीन है वहां जाके ये एंटीबॉडीज, क्योंकि ये उसका स्पेसिफिक है, हमें पता है, हमने बनाया उसको, वी नो इट, ठीक है। और इसको डेफिनेटली बेटा सबको एंजाइम लिंक किया गया है ना। सबको क्या लिंक किया बेटा हम लोगों ने, एंजाइम लिंक करके रखा हुआ है। अब क्या होता है बच्चों, एंजाइम लिंक है, सब कुछ है, ये जाके वहां अटैच हो गया, इसको एक और बार बेटा वॉशिंग करो तो बेटा जो अनवांटेड अननेसेसरी अगर जो भी एंटीबॉडीज है वो निकल जाएंगे। अब इसके ऊपर आप क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाल दो, और अगर ब्लू कलर आ गया तो समझ जाओ कि हमारा एंटीबॉडी वहां पे है। इसका ही सीधा मतलब है कि वहां पे एंटीजीन है, और इसका ही सीधा मतलब है कि ये बंदा उस डिसीज के लिए पॉजिटिव है। आपको बात समझ में आई क्या? ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट। पेपर के ऊपर एब्जॉर्ब करके किया जा रहा है, जॉर्बेंट ऐसे, ऐसे मतलब प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस जिसमें इम्यूनो, इम्यूनो मतलब एंटीजीन एंटीबॉडीज को एब्जॉर्ब किया जाता है, और ये एंटीबॉडीज एंजाइम लिंक्ड होते हैं, ठीक है। इसको नाम क्या दिया गया है, एलाइजा। एलाइजा का फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसिड। आई होप इट्स वेरी वेरी क्लियर टू यू। हेलो, बात क्लियर है क्या? अरे क्लियर है बेटा, इज देयर एनी डाउट? कुछ तो पूछो। रिपीट करना है, रिपीट करते हैं, ठीक है। एक और बार सुनो, बहुत आसान है, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने एंटीजीन वाला सिरम लिया, एंटीजीन वाले सिरम को, हाँ बेटा, ठीक है। यहाँ पे हमने एंटीजीन वाले सिरम को एक है ना एब्जॉर्बेंट पेपर आता है या ऐसे पेपर आता है, उसके ऊपर बेटा हम लोगों ने डाला। इवन अगर आप देखोगे तो प्रेगनेंसी टेस्ट भी जो की जाती है, इवन यू हैव सीन दैट, इस तरह से बेटा एक पैलेट आता है, उसमें एक छोटा सा पेपर होता है, अंदर एक बैंड होता है, उसके ऊपर 2 बैंड आने चाहिए, इस तरह से एक बैंड आएगा तो ये कंट्रोल होता है, ठीक है। यूरिन पोर किया जाएगा और उसमें जो भी हार्मोन है HCG उसको टेस्ट किया जाता है, वो आया कि नहीं है, इस तरह से। तो अगर बेटा ये दूसरा वाला बैंड आ गया तो मतलब ये कंफर्म हो जाएगा, प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है, कंसीव्ड। अगर ये नहीं आया तो नॉट कंसीव्ड। ये जो चीज है ना, ये भी एलाइजा ही है, समझ रहे हो? ठीक है। अब इसका दूसरा एक मेथड देखो। अब मैंने एक चीज बताई आपको बेटा, अगर एंटीजीन है तो मैं ये भी टेस्ट कर सकता हूँ कि एंटीबॉडी बना है क्या, उस पर्सन के ब्लड में एंटीबॉडी है क्या। अगर एंटीबॉडी बना है तो ये इंडिकेट करता है क्या इंडिकेट करेगा कि उसको इन्फेक्शन हुआ है, तभी तो उसकी बॉडी एंटीबॉडीज बना रही है, नहीं तो क्यों बनाती है? एंटीबॉडीज आर नॉट देयर इन द बॉडी, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखो, अब मैं ज्यादा उसको है ना, यहाँ पे देखो ये पेपर है, ये पर्सन का बेटा हम लोगों ने ब्लड सीरम ले लिया, ठीक है। मुझे चेक करना है कि इसमें एंटीबॉडी बनी या नहीं बनी है। अभी क्या होता है, हम लोगों ने उस सीरम को इसके ऊपर डाला, मान लेते हैं बेटा इस पर्सन में एंटीबॉडीज बन गई है, क्योंकि हमें कंसेप्ट समझना है तो मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीबॉडीज बनी है, ये जाकर के अटैच हो जाएंगे, ऐसे ये जाकर के अटैच हो जाएंगे। अब ये एंटीबॉडीज अटैच हो गई। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास में कंट्रोल एंटीजीन है, पहले से ही हम लोगों ने एटीन्यूएटेड एंटीजीन बना के रखे हुए हैं। अब ये एंटीजीन हम लोग इसके ऊपर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, सारे एंटीजीन यहाँ पे जाकर के अटैच हो जाएंगे। बट अभी भी हमें कुछ दिख थोड़ी रहा है, एंटीबॉडी अटैच हो चुका है, हमने एंटीजीन डाला, एंटीजीन जाकर के उसको अटैच हो गया, बिकॉज देयर इज अ स्पेसिफिक interaction between the antigen and antibody. Now what you will do again, now आपके पास जो कंट्रोल एंटीबॉडी है जो आपने बना के रखा हुआ है वो आप लोग यूज करोगे, ये वाला जिसको एंजाइम को लिंक करके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये जो है बच्चों, ये वाला एंटीबॉडी आप लोग पोर करोगे तो वो सारे एंटीबॉडीज आकर के जहां एंटीजीन को चिपकाया गया वहां वहां जाकर के बेटा ये अटैच हो जाएंगे, लाइक दिस। So this is
एंजाइम आपको दिखाई दे रहा है, ये देखो। ठीक है, अब इसके ऊपर आप क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डालो, कलर आया मतलब एंटीबॉडी प्रेजेंट है। इसे सैंडविच मॉडल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? एलाइजा का सैंडविच मॉडल। दिख रहा है ना, व्हाइट इज सैंडविच, यू नो, यू कैन अंडरस्टैंड इट, है ना। एंटीबॉडी डिटेक्ट हो गया, एंटीबॉडी है तभी एंटीजीन रह गया। अगर एंटीजीन है तो ये एंटीबॉडी जो है हमारा एंजाइम लिंक्ड जो है एंटीबॉडी है वो भी जाकर वहां अटैच होगा, इसीलिए कलर दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट द, इसे क्या कहते हैं बच्चों हम लोग? इसे कहते हैं सैंडविच मॉडल, है ना। ऊपर वाला सैंडविच मॉडल नहीं है ये, दिस इज नॉट अ सैंडविच मॉडल, दिस इज डायरेक्ट, ये सैंडविच मॉडल है। ठीक है, एक और तरीका हो सकता है, लेट अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, हम लोग एंटीबॉडी बना लेते हैं, एंटीबॉडी। ठीक है, अब ये एक जो चीज हमने बनाई है, ये एंटीबॉडी है, उसको एंजाइम लिंक करा देते हैं। अगर ये है ना एब्जॉर्बेंट है, एब्जॉर्बेंट पेपर के ऊपर आपने एंटीबॉडीज डाल दी, या जाकर के बेटा एंटीबॉडी चिपक गए। ठीक है, इस तरह से उसके ब्लड में, उसके सीरम में अगर एंटीबॉडीज है, फिर उसके ऊपर एंटीबॉडीज डालो तो बेटा सारे ये एंटीबॉडीज जाकर के उसको प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, बस बाकी सेम चीज है बच्चों, बाकी सेम चीज है। यहाँ पे हमने एंजाइम डाल दिया, अभी क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट डाल के देखो, अगर ब्लू कलर आया मतलब हमारा एंटीबॉडी वहां पे है, एंटीबॉडी हमारा वहां पे है। अगर एंटीबॉडी है, इसका सीधा ही मतलब है कि वहां पे एंटीबॉडी भी है। ठीक है, सो अब ये जो चीज होती है ना, मतलब इसमें वॉशिंग वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। वॉशिंग का मतलब है कि, है ना, जो अनवांटेड चीजें हैं वो अगर वहां जाके चिपकी हुई है तो उनको हटाना। ठीक है, नहीं तो रॉन्ग रिजल्ट भी आते हैं, इसीलिए बार बार करके देखा जाता है ये प्रोसेसेस। ठीक है, अलग अलग केमिकल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ होता है, बट इसको हम लोग क्या कहते हैं? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोजॉर्बेंट ऐसे। इम्यूनो मतलब एंटीजन एंटीबॉडी, जॉर्बेंट मतलब एक पेपर है, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पेपर। ठीक है, नायलॉन पेपर, ये जो होता है ये उनके ऊपर ये किया जाएगा प्रोसेस, है ना, ऐसे मतलब प्रोसेस। ठीक है, और जो भी आप लोग एंटीबॉडी यूज कर रहे हो वो एंजाइम लिंक्ड होनी चाहिए, जिससे वो डिटेक्ट हो, उससे कलर आए। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द वे, इसको हम लोग कहते हैं एलाइजा। आई होप, है ना, सारी चीजें आपको क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन है क्या? हेलो, एलाइजा क्लियर है? सो इफ इट इज क्लियर, सो वी आर मूविंग ऑन दिस। ठीक है, यहाँ पे बच्चों हमें ये बात बताया जा रहा है मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में, ये जो है मैंने यहाँ पे डायग्राम दिया है, बट यहाँ आप देख सकते हो, एलाइजा इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ठीक है, infection by pathogen can be, infection by pathogen, हाँ बोलो, डाउट क्या पूछो, व्हाट इज डाउट? आपका म्यूट करके रखा है क्या मैंने? आपका आवाज क्यों नहीं आ रहा? यू कैन अनम्यूट देमसेल्फ, यस आप कर सकते हो, हाँ बोलो, क्या डाउट है? तो है, अरे डाउट तो पूछ, टाइप कर रहा है क्या? हाँ, और तूने पूछा ना डाउट इन सेकंड प्रोसेस, मुझे बोलो। मुझे वॉइस, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वॉइस क्यों नहीं आ रही मुझे? यू कैन अनम्यूट योर सेल्फ, यस, यहाँ तो ऑन है आपके लिए, आप कर सकते हो। हाउ इट इज नॉट हैपनिंग, व्हाई दिस कोलाबरेटी, मुझे आवाज ही नहीं आ रहा किसी का। हाँ अभी बोलो।
बोल रहा है क्या तू? नॉट गेटिंग वॉइस, व्हाट इज द प्रॉब्लम? Are you getting my voice? Hello. Yes. अभी आया आवाज? चलो ठीक है, अभी बोल सकते हो। हाँ, अभी बोलो वरुण, देखते हैं आपका आवाज आता है। अभी बोल रहा है क्या? Okay, let it be. देखते हैं बात करते हैं। So, if you are getting my voice, it's okay. Enough. ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं बच्चों। मैंने यहाँ पे आपको सिंपल एक बात बताई है कि ये जो एलाइजा टेक्निक है, इसमें हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को देखते हैं। ठीक है, infection by pathogen can be detected by the presence of antigens। ठीक है, हम एंटीजन को डिटेक्ट कर सकते हैं, प्रोटीन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स को डिटेक्ट कर सकते हैं, और by detecting the antibodies synthesized against the pathogen। तो ये टेक्निक सेंसिटिव है, जिससे आप एंटीबॉडी का भी प्रेजेंस ढूंढ सकते हो, आप किसी एंटीजीन का भी प्रेजेंस ब्लड में, सीरम में, है ना, डिस्कवर कर सकते हो, डिटेक्ट कर सकते हो, और उस पर्टिकुलर डायग्नोसिस, मतलब उस डिसीज को आप पता लगा सकते हो। बट जब भी आपको ये क्वेश्चन आएगा कि एचआईवी का पैथोजन, एचआईवी वायरस को आप कैसे ढूंढोगे, उसमें एलाइजा मत लिखना, एलाइजा नहीं लिखना है, आपको लिखना है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, है ना। आपने बहुत बार सुना है, अभी तो बेटा ये अभी के जमाने में हम लोग आरटी पीसीआर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं रे? आरटी पीसीआर। आरटी पीसीआर क्या होता है भाई? आरटी पीसीआर किया जा रहा है। आरटी पीसीआर क्यों कर रहे हैं ना? आरटी मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करके पहले डीएनए बनाओ, उस डीएनए के बेटा बहुत सारे एम्प्लीफिकेशंस करो, उसको पहले पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करो, क्योंकि आरएनए वाला वायरस है। ठीक है, एंड देन उसका बेटा एम्प्लीफिकेशन करो बाय कन्वर्टिंग देम इनटू डीएनए। उसको लार्ज क्वांटिटी में लेके आओ, तब पता चलेगा
कि वो वायरस उस पर्सन के अंदर है या नहीं है। इसी को हम लोग बोलते हैं RT-PCR, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बाद किया गया एम्प्लीफिकेशन, ठीक है। सो दैट वी आर डूइंग, यू नो। अब आते हैं बच्चों, हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में बात करते हैं। हम लोग बहुत सारे अलग अलग प्रकार के एनिमल्स बना सकते हैं, मतलब उनको मॉडिफाई कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकते हैं अपने यूज के लिए। तो चलो क्या क्या पॉइंट्स है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारे पिक्चर्स है। सो दीज आर द एनिमल्स whose genome has been altered, उनको हम जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स कहेंगे या ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहेंगे। So these are the animals whose genome has been altered by introduction of an extra gene by manipulation, ठीक है। तो डॉली इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, ये बात याद रखो। बहुत से लोग वो डॉली शिप का जो है ना प्रोसेस है वो बताना शुरू करते हैं, दैट इज नॉट, है ना। डॉली इज एन एग्जाम्पल ऑफ दी क्लोनिंग, ठीक है, एग्जैक्ट कॉपीज हमने बनाई है, ठीक है, दैट इज द सिंपल थिंग। सो हियर वी आर अंडरस्टैंडिंग एग्जाम्पल है जैसे कि ट्रांसजेनिक रैट्स, रैबिट्स, पिग, शीप, काउज एंड फिश, ये सारे जो है, ठीक है, हम लोग अलग अलग प्रकार के ट्रांसजेनिक एनिमल हम लोग बना सकते हैं। बट मैक्सिमम काम हम लोगों ने 95% बेटा माइस के ऊपर किया है। ट्रांसजेनिक माइस हमने बहुत सारे बना के रखे हुए हैं। ऐसे भी माइस हमने बना के रखे हुए हैं जिनके बॉडी के ऊपर बेटा लीवर वगैरह ग्रो हो जाता है, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हम इंसान का लीवर ग्रो करा दिया हमने माइस के बॉडी के ऊपर। So we have achieved many things, बहुत सारी बातें हमने अचीव की है। नाउ इसको हम लोग लिमिटेड रखते हैं यहाँ पे, नहीं तो ये बोलना बहुत एकदम डिस्कवरी चैनल ओपन हो जाता है। मुद्दा यहाँ पे क्या है, क्या क्या हमने अचीव किया है, क्या हमारे सिग्निफिकेंट स्टेप्स है। तो नंबर 1 है टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। कौन सा हार्मोन, कौन सा जीन हमारे बॉडी में डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करता है, ये पता लगाना, ठीक है। दूसरा, वही जीन निकाल करके मैं माइस में डाल के देखता हूँ और पता लगाता हूँ कि वो जीन है ना मेरे बॉडी में क्या काम कर सकता है। दूसरा, टू स्टडी द कंट्रीब्यूशन ऑफ जीन्स इन द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। कौन से जीन जो है वो डिसीज कॉज करा रहे हैं, ठीक है, या उसमें कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इसको भी हम लोग पता लगा सकते हैं। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, हम लोग बहुत सारे अलग अलग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बना लेते हैं, है ना, बायोटेक्नोलॉजी से, ट्रांसजेनिक एनिमल की मदद से, जिनको हम लोग यूज करते हैं। वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग, ठीक है, वैक्सीन जो भी हम लोग नया नया वैक्सीन बनाते हैं उसको बेटा पहले हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करते हैं, नॉर्मल एनिमल नहीं होते हो, ठीक है। हम लोग उनको ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन जैसा बना देते हैं, ठीक है, रैट को वगैरह उसमें बहुत सारे जीन डाल देते हैं और फिर उसके ऊपर बेटा वैक्सीन का टेस्टिंग करते हैं ताकि हमें प्रॉपर रिजल्ट मिले, ठीक है। उसके बाद केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, तो वो भी एक चीज है, सेम टू सेम ऐसा ही है, बट वो एक्चुअली अलग है। जैसे कि हम लोग बहुत सारे अलग अलग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, तो बेटा उनका भी तो इफेक्ट जो भी इंसान के ऊपर होगा उसको पहले हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान से बेटा कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। पहला एग्जांपल है टू स्टडी नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। इसमें देखो, transgenic animals are used to study gene regulation and how they affect the normal body functions and its development। अब आपको ये पता करना है, आपके पास में कोई एक जीन है इन क्वेश्चन, आपको पता करना है कि ये पर्टिकुलर जीन ह्यूमन बॉडी में कैसे फंक्शन करता है। आप क्या करोगे, इस जीन को आप निकाल करके ट्रांसजेनिक एनिमल में डाल के देखोगे और चेक करोगे कि उसमें क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं उस जीन को इंट्रोड्यूस करने की वजह से। तो मुझे पता चलता है कि अरे हाँ, ये जीन शायद ये वाले कैरेक्टर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो एक एग्जाम्पल के लिए हमारी एनसीईआरटी यहाँ पे एक एग्जाम्पल देती है, स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर सच एज, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। नाउ ये एक हार्मोन है, एक्चुअली ये ग्रोथ हार्मोन है, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इंसुलिन जैसा है, इसीलिए इसको बोलते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ये इंसुलिन नहीं है, हेलो, इट इज नॉट इंसुलिन, इसका नाम है इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। सो जीन्स फ्रॉम द अदर स्पीसीज दैट अल्टर द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर आर इंट्रोड्यूस्ड
and the biological effects are studied. हम क्या करते हैं कि इस जीन को, अभी यह इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर का जीन है, इस जीन को अफेक्ट करने वाले ना, इसके ऊपर अफेक्ट करने वाले अदर जीन्स हम लोग इसके साथ साथ अटैच करके बेटा ट्रांसजेनिक एनिमल में डाल देते हैं और चेक करते हैं कि अलग अलग जीन का इस एक जीन के साथ में किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है, ये किस तरह से काम कर रहा है, ये हम लोग चेक करते हैं बच्चों. सो genes that alter the formation of this factor are introduced and the biological effects are studied. This gives information about the biological role of the factor in the body. तो हमें बिल्कुल बेटा ILGF के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये खुद से क्या क्या चेंजेस करता है, दूसरा ये किसी दूसरे जीन्स के साथ में किस तरह से इंटरेक्शन करता है, क्योंकि इसी को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं, बार बार बेटा माइस में डाल के देख रहे हैं उसको, वही जीन को, उसके जो भी है ना जो कलीग जीन्स होते हैं उनको भी हम लोग डाल के देख रहे हैं, उनको चेक कर रहे हैं. और जब तक बेटा समय लगता है, बट वी कैन चेक देम इंडिपेंडेंटली इन ए पर्टिकुलर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. तो उससे हमें थोड़ा सा स्टडी मिलती है ग्रोथ फैक्टर्स को समझने में, जिससे हम डिसीजेस को क्योर कर सकते हैं. दूसरा मुद्दा यहाँ पे, to study the contribution of gene in the development of a disease. Obviously, कौन सा जीन कौन से डिसीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये भी बेटा हम लोग पता लगा सकते हैं. Now, transgenic models help to investigate new treatments for the human disease. ठीक है, अगर हमें पता चल गया कि यार ये वाला जीन किसी पर्टिकुलर डिसीज से कोरिलेट कर रहा है, तो बेटा ट्रीटमेंट करना भी हमारे लिए आसान हो जाता है. इफ यू नो द कॉज, है ना, the treatment will be very easy. If you don't know the cause, the treatment will be difficult. ठीक है. Now example है, यहाँ पे दिया गया है transgenic models for many human diseases such as the cancer, cystic fibrosis, rheumatoid arthritis and Alzheimer's. ठीक है, ये सारी चीजें जो है बेटा हम लोग चेक कर लेते हैं. We check all of them. ठीक है, कौन सा डिसीज किस तरह से ग्रो हो रहा है ना, उस जीन को बेटा, डिसीज जीन को हम माइस में डाल के देख लेते हैं, फिर एक केमिकल बना करके, ड्रग बना करके उसको दे देते हैं और चेक करते हैं कि क्या इस ड्रग का इसके ऊपर असर हो रहा है या नहीं. उसको पहले डिसीज कॉज करवाते हैं हम लोग उसी जीन से, और उसी जीन को फिर करेक्ट करने की भी कोशिश उसी माइस में किया जाता है, ताकि बेटा हम लोग सारी कंट्रीब्यूशन और डेवलपमेंट ऑफ पर्टिकुलर जीन समझ सकें. ठीक है, हम अपने बारे नहीं पढ़ रहे हैं, बट अपने अंदर नहीं पढ़ते, उसके अंदर पढ़ते, क्योंकि उसको हमने बदल दिया है, मैं इसको अपने चेंज किया है. बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बेटा बनाए जाते हैं. आपको जैसे एग्जांपल यहाँ पे बहुत ही बढ़िया एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है. ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन्स व्हिच कोड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, क्या एग्जांपल दिया देखो. यहाँ पे एक प्रोटीन का नाम लिखा हुआ है, प्रोटीन का नाम है बच्चों ह्यूमन प्रोटीन. ह्यूमन प्रोटीन मतलब अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन. ये प्रोटीन का नाम है अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, यूज्ड टू ट्रीट एम्फीसेमा. एम्फीसेमा क्या होता है? स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स. लंग्स का इन्फ्लेमेशन जो है उसे हम लोग एम्फीसेमा कहते हैं. सही है, ठीक है. हेल्थ एंड डिसीजेस. So used to treat emphysema. अब emphysema को ट्रीट करने के लिए हम लोग ह्यूमन प्रोटीन बनाना चाहते हैं. कौन सा नाम है उसका? अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन. ठीक है, अब इस पैराग्राफ को पढ़ते वक्त कुछ बच्चे थोड़ी गलती करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना. ये अलग हो गया, खत्म. दूसरे प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट्स फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द फेनिलकीटोन्यूरिया. फेनिलकीटोन्यूरिया को ट्रीट करने के लिए कुछ दूसरे प्रोटीन हम लोग बनाते हैं, या तो सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीट करने के लिए हम लोग कुछ दूसरे प्रोटीन बनाते हैं. याद रखना, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन फिर सिर्फ एम्फीसेमा के लिए, फेनिलकीटोन्यूरिया के लिए नहीं है, सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए नहीं है. तो इस तरह से बेटा अलग अलग प्रकार के प्रोटीन्स हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स के अंदर बेटा बनवा सकते हैं. ठीक है, हॉर्स जो होते हैं, हॉर्स भी बेटा उनका इम्यून पावर अच्छा होता है, तो हम लोग ऐसे चीजें जो है एंटीबॉडीज भी बना लेते हैं इन द डिफरेंट, जो भी जिनका इम्यून पावर अच्छा है उनमें डाल करके बेटा हम लोग एंटीजीन पोर कर देते हैं, हॉर्स में एंटीजीन डाल देते हैं, तो और हॉर्स की जो बॉडी है वो एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है, और उसी एंटीबॉडी को हम लोग आइसोलेट करके फिर क्लोन करते हैं. ठीक है,
तो ये चीज जो है डेफिनेटली हम लोग करते हैं। इन 1997, ये अलग एग्जांपल है बच्चों। इन 1997 रोजी इज द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ, इसका नाम था रोजी। अब इसका क्या यूज हुआ, थोड़ा ध्यान से देखो। प्रोड्यूस्ड ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। देखो इसमें आपको लॉजिक समझना है, सिंपल सा। जो भी मिल्क हम लोगों को काऊ से, बफेलो से मिलता है, वो ह्यूमन मिल्क नहीं है, वो ह्यूमन के मिल्क जैसा नहीं है। आपने सुना होगा कोलोस्ट्रम, कोलोस्ट्रम क्या होता है, फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर, है ना, ह्यूमंस। तो जो फर्स्ट मिल्क ऑफ मदर इज वेरी वेरी इसेंशियल फॉर ए बेबी, फॉर ए इन्फेंट, फॉर ए न्यू बॉर्न, बराबर, क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज होती है। ठीक है ना। अब देखा, जो भी काउस से, अभी बहुत बार क्या होता है, बहुत सारी फीमेल, मदर फीमेल्स ऐसी है जिनका प्रॉपरली बेटा लैक्टेशन होता ही नहीं है, हार्मोनल कारण होते हैं, कोई डिसीज कारण होते हैं, जिसके वजह से वो जो फीमेल है वो प्रॉपर लैक्टेशन दे नहीं पाती। तो इन्फेंट जो है उसका पेट भरता नहीं, क्योंकि वो पहले तो सिर्फ मिल्क के ऊपर डिपेंड करता है। अब ऐसे कंडीशन में हम काऊ का मिल्क अगर उसे दे तो वो उतना बेटा क्या बोलते हैं, प्रॉपर नहीं है। So what we do, we have produced a cow, we have generated genetically a cow which can produce a milk which contains all the human proteins. Hello, isn't it clear to you? ठीक है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क which is actually obtained from a transgenic cow. Is it clear? Hello, है ना। तो 2.4 ग्राम पर लीटर, एक लीटर में कम से कम 2.4 ग्राम इतना बेटा ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड जो है मिल्क जो है उसमें प्रोटीन होता है, ह्यूमन प्रोटीन होता है। सो इट कंटेन्स ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन। अब ये अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन है, यहाँ पे याद रखना है, एनसीईआरटी बहुत है ना, आपको नीट में आपको बिल्कुल याद रखना है। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, ये वर्ड जैसे देखोगे, इट इज एक्चुअली रिलेटेड टू द ट्रीटमेंट ऑफ द एम्फाइसेमा, द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स। तो दूसरा अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन, इट इज द ह्यूमन प्रोटीन व्हिच इज प्रेजेंट इन द मिल्क। हेलो, क्लियर है, डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें, ठीक है। रोजी ये जो काऊ है उसके अंदर ह्यूमन अल्फा लैक्टोल्ब्यूमिन प्रेजेंट है उसके मिल्क में। इट इज न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन बेबीज देन द नेचुरल काऊ मिल्क। तो नेचुरल काऊ मिल्क से बेटा ये बेटर है। ऑब्वियसली ये ह्यूमन मिल्क जैसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब उसके एग्जैक्ट बराबर का नहीं है, बट इट इज मोर बैलेंस्ड, पहले से तो थोड़ा बैलेंस्ड है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हम लोगों ने बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, चाहे मेडिसिन हो, चाहे ट्रीटमेंट वाले प्रोटीन्स हो, चाहे बेटा जो फूड वाले हैं सप्लीमेंट्री प्रोटीन्स हो, ये सारी चीजें हम लोग है ना ट्रांसजेनिक एनिमल्स के द्वारा बनवा सकते हैं, ठीक है, और उनको बेटा यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट वन, वैक्सीन सेफ्टी टेस्टिंग। ये बहुत आसान चीज है। ट्रांसजेनिक माइस आर यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द पोलियो वैक्सीन। बट देखो हम लोग नॉर्मल माइस नहीं लेते, कोई भी माइस उठा लिया उसके ऊपर वैक्सीन टेस्टिंग किया, ऐसा कुछ नहीं किया जाता। We have actually converted these mice into the testing mice, model organisms, इनको model organisms कहते हैं। अब ये जो model organism है इसमें बहुत सारे ऐसे बेटा हम लोग फैक्टर्स, जीन्स ऐड कर देते हैं जो इनको ह्यूमन जैसा बनाने में, मतलब उस तरह के रेस्पॉन्स देगा जिस तरह से आपको है ना डिजायर है कि हाँ ये ऐसा रेस्पॉन्स करना चाहिए। तो हमने उस माइस को पहले वैसा ही बेटा मॉडिफाई कर दिया। मुझे पता है कि पोलियो जो है डेफिनेटली बेटा मसल्स के साथ में और नर्वस सिस्टम के साथ में इंपैक्ट करेगा, कुछ पर्टिकुलर जीन है उनके साथ इंटरेक्ट करेगा पोलियो वायरस, ये मुझे पता है। तो मैंने क्या किया, वो सारे जीन पहले इस माइस में इंट्रोड्यूस करा दिए, अब इसको मैंने पोलियो वैक्सीन पहले दिया, चेक किया, ठीक है, देखा कि इसके ऊपर क्या असर होते हैं। तो ट्रांसजेनिक माइस यूज किया जाता है, नॉर्मल माइस यूज नहीं करते। इट इज फाउंड टू बी रिलायबल। They can replace the use of the monkeys. हम लोग पहले monkeys को यूज इसलिए करते थे
क्योंकि हमने उनको कन्वर्ट तो नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिसेंबल करते हैं हमारे बॉडी से। तो मंकीज और एप्स तो नहीं करते, क्योंकि एप्स का पॉपुलेशन उतना होता नहीं है, बट मंकीज को हम लोग डेफिनेटली बेटा यूज करते थे टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द बैचेस ऑफ द वैक्सीन। ठीक है, तो दैट वी डू। अब इसके बाद में वैक्सीन का टेस्टिंग इनके ऊपर हो गया, एक बार ट्रायल किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, ठीक है, बार बार देखा तो अच्छा सर ठीक है, बट फिर बाद में ह्यूमन वॉलंटियर्स को लेते हैं। अब ह्यूमन वॉलंटियर्स में भी कैसा करते हैं ना, देखो अगर सपोज 100 लोगों को लिया है, 100 लोगों को लिया है, सबको बोला कि चलो तुम लोग वॉलंटियर करोगे, अभी हम लोग वैक्सीन का तुम्हारे को टेस्टिंग करेंगे, ऐसा कहते हैं। पता है वैक्सीन कितने लोगों को देते हैं? सिर्फ 10 लोगों को देते हैं, और बाकी 90 लोगों को बेटा ग्लूकोज का इंजेक्शन दे देते हैं। ठीक है, ये सारे बेटा है प्लेसिबो इफेक्ट वाले। अगर आपने सबको इंजेक्शन लगा दिया ना वो टेस्टिंग करने के लिए, तो आपको एग्जैक्टली पता ही नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ह्यूमन का अजीब टेंडेंसी होता है, वो घबराता बहुत है, पहले हाँ हाँ बोलते हैं, फिर बाद में सबको सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं, ये बोलते हैं मेरे को ऐसा सिम्टम आया। ये इनमें से ही ज्यादा, ये जो प्लेसिबो वाले हैं ना जितने भी है, ठीक है, उनको बहुत ज्यादा सिम्टम दिखाई देते हैं, मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है, मुझे वो तकलीफ हो रही है। इंजेक्शन वैक्सीन टेस्टिंग वाले को पता होता है इसे तो वैक्सीन दिया ही नहीं है, तो इसके जो भी स्टेटमेंट्स है वो मेरे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। हेलो, इजंट इट? आप समझ रहे हो, है ना? ये किया जाता है, ये है। तो इस तरह से बेटा अगर 1000 लोग आते हैं तो इसलिए बहुत ज्यादा लोग लेते हैं, ताकि है ना सैंपलिंग अच्छे से रहे। बट ज्यादा लोगों को पता है सूडो बनाया जाता है, सूडो प्लेसिबो, है ना, वो ओरिजिनल नहीं होता, उनको सिर्फ बेटा नॉर्मल देते, बट पता नहीं होता किसी को भी। सिर्फ जो वैक्सीन देने वाला है टेस्टर, उसको ही पता होता है कि किसको ओरिजिनल दिया है किसको नहीं। एनीवे, सो ये मेथड्स है जिनको हम लोग बच्चों यूज करते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे अभी केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग भी तो है बच्चों। जैसे आप देखते हो नए नए बेटा कंपनी में ये आते हैं, हार्पिक की एड आती है, मॉस्किटो को मारने वाले अलग अलग मेडिसिन बनाए जाते हैं, कॉकरोच को किल करने वाले अलग अलग इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स हम लोग बनाते हैं। बट पहले तो हमें टेस्ट करना पड़ेगा ना कि इसका असर ह्यूमन के ऊपर एक्चुअली क्या होता है। बट ह्यूमन को चेक करने से पहले चलो ट्रांसजेनिक माइस पे चेक कर लेते हैं। सो जो भी केमिकल्स हम लोग बनाते हैं, उन केमिकल्स को, इवन कॉस्मेटिक्स, इवन लिपस्टिक जो बनाई जाती है नई एकदम बढ़िया, है ना, तो वो लिपस्टिक भी बेटा पहले टेस्ट की जाएगी ऑन द स्किन ऑफ दीज एनिमल्स। वाई? बिकॉज है ना, वो चीज जो है डेफिनेटली बेटा, तो कोई भी हो, हेयर डाई, ये सब जो भी बनाया जाता है, इन सब का बेटा असर होता है बॉडी के ऊपर। ठीक है, तो वहां पे आपको लिखना पड़ता है। आप कितना भी कोई भी छोटा सा मलहम बना दो तो ऐसा नहीं होता कि बस निकाले मार्केट में डाल दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो जो भी केमिकल्स है उनका बेटा टॉक्सिसिटी टेस्टिंग किया जाता है ऑन द ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ठीक है, और फिर बेटा वॉलंटियर्स के ऊपर, ताकि हमें पहले से पता हो जाए कि यार कौन सी चीज यूजफुल है, कौन सी चीज नहीं है। तो ये रहा बेटा एक प्रॉपर नॉर्मल सा एक क्या बोल सकते हैं जिसको हम लोग एप्लीकेशंस दिखाई देता है। नहीं बेटा इसके, है ना, कॉन्स भी है, प्रोस भी है, कॉन्स भी है, समझने वाली बात है। तो बेटा इसमें बहुत बड़े इश्यूज है, जिसको हम लोग एथिकल इश्यूज कहते हैं, एथिकल इश्यूज कहते हैं। नो अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग आप देखोगे तो थोड़ा, अगर आप नॉर्मली देखो, यहाँ पे हमें नोटिस करने को मिलता है। सपोज आप एक साइंटिस्ट हो, ठीक है, आपने एक नया ट्रांसजेनिक प्लांट बना दिया, चलता है, ठीक है, बट क्या आप गारंटी लेते हो कि आपने जो नया म्यूटेंट क्रिएट किया हुआ है वो आगे चल करके फिर से म्यूटेट नहीं होगा, और म्यूटेट होकर के कुछ अलग ही प्रकार को नहीं क्रिएट करेगा जो बिल्कुल एकदम डिवास्टेशन क्रिएट कर दे, है ना? तो दैट कैन हैपन, वी डोंट नो इट। मतलब यही बोलते हैं ना लोग, कुछ लोग जो घबराने वाले, वैक्सीन कैसे ले लूं मैं, क्या 2 साल बाद क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे जेनेटिक मॉडिफिकेशन करके हमने वायरस को इंट्रोड्यूस किया है हमारे बॉडी में, अगर वो चेंज हो गया तो ये जो चीजें हैं, है ना, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 10 साल के बाद में, अगर जो जीन हमारे अंदर जो हम लोग खा रहे हैं
उनका डेफिनेटली बेटा कुछ ना कुछ इम्पैक्ट हमारे बॉडी के ऊपर होता है, ठीक है। तो इस चक्कर में है ना, कोई भी हाइब्रिड वैरायटी या जेनेटिक इंजीनियर्ड प्रोडक्ट डायरेक्टली मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता, ठीक है। प्रॉब्लम्स ऑफ अनप्रेडिक्टेड रिजल्ट्स, इसके अनप्रेडिक्टेड रिजल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। इसीलिए कोई भी वैक्सीन इतने जल्दी मार्केट में आती नहीं है, 5 6 7 साल बेटा लगा देते हैं, उसके बाद में वैक्सीन लॉन्च करते हैं। ये तो कोविड वाला एकदम एक्सट्रीम केस हो गया, इतने जल्दी मतलब लोगों ने 1.5 साल में ही वैक्सीन बना करके इतनी मल्टीपल कॉपीज बना करके दे दिए, ठीक है। सो वेट एंड वॉच। सो जेनेटिक मॉडिफिकेशन मे कॉज अनप्रेडिक्टेबल रिजल्ट्स, मे कॉज, जरूरी नहीं हमेशा तो। When such organisms are introduced into ecosystem, ऐसे organisms को जब आप ecosystem में introduce करते हो, तो definitely it cause impact. Indian government has a setup organization like the GEAC. Now, ये आपका question है बच्चों इस paragraph में. What is the full form of the GEAC? The full form is the Genetic Engineering Approval Committee. Simple. है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी हर कंट्री में है, हर एक का अपना अपना अलग अलग वे है। सो व्हिच मेक्स डिसीजन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम रिसर्च एंड द सेफ्टी ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स फॉर पब्लिक सर्विस, ठीक है। तो लोग तो सोचेंगे ना, बिल्कुल सोचेंगे, ऐसे कैसे आप कोई भी प्रोडक्ट नहीं दे सकते। इसके बाद एक और इशू है जिसको हम लोग बोलते हैं पेटेंट का, ठीक है। तो बेटा पेटेंट क्या है? पेटेंट मतलब किसी बंदे ने पूरे राइट्स खरीद लिए किसी भी रिसर्च के, आज से ये मेरे नाम पे हो गया, ठीक है। अगर इसको कोई भी यूज करेगा किसी भी वे से तो मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे, रॉयल्टी देनी पड़ेगी, या एटलीस्ट मेरी परमिशन लेके ही वो यूज करेगा सामने बंदा, ये है, इसको बोलते हैं पेटेंट लेना, है ना। खास करके जो भी नया रिसर्च आता है, इवन आजकल लोग छोटी सी पोएम भी लिखते हैं, छोटा गाना भी बना देते हैं, तब भी उसका पेटेंट लेने की कोशिश करते हैं, कॉपीराइट लेते हैं, ठीक है, ताकि बेटा उसको दूसरा कोई कमर्शियली उसका एक्सप्लॉयटेशन ना करे। एनीवे, यहाँ पे अब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या है ये देख लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है बच्चों पेटेंट के साथ में? लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मजेदार बात ये है कि आप अगर जानते हो कि हमारे इंडिया में शादी से पहले लोग हल्दी खेलते हैं, है ना, एक दूसरे को हल्दी उड़ा उड़ा करके लगाते हैं, ये या तो बहुत जमाने से छोटे, है ना, किसी भी एक छोटे से घर में अगर दाल चावल भी बन रहा है तो दाल में भी बेटा थोड़ा सा हल्दी डालते हैं, क्यों? उसको पता होता है हल्दी डालने से वो एंटीसेप्टिक होता है, इसीलिए। अच्छा, बहुत से लोगों को ये पता है, थोड़ा सा भी घाव हो गया, खून बह रहा है तो हल्दी लगा लो, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक भी है और जल्दी से क्लॉट भी डेवलप कर देता है। सो नाउ वी नो दिस, एवरीथिंग वी नो दिस, इवन वो कॉस्मेटिक्स में कितना यूज होता है, ठीक है। अभी दिवाली आती है तो दिवाली का उठने स्नान किया जाता है, सुबह सुबह अभ्यंग स्नान, उसमें बेटा चंदन हल्दी ये सब कुछ का बेटा नहाते वगैरह है, बराबर। सो नाउ व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज, ठीक है, एक हमारे है ना जो भी इंडियन है ना जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है जहाँ साइंटिस्ट बनने के लिए आपको एग्जाम देनी पड़ती है, CSIR UGC, ठीक है। जैसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में जाने के लिए यूपीएससी IAS IPS IFS ऐसा देते हैं, वैसे ही, ठीक है, साइंटिफिक कम्युनिटी में एंटर करने के लिए आपको CSIR UGC के एग्जाम देने पड़ते हैं। तो अगर आप ये करना चाहते हो तो CSIR UGC के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर रघुनाथ माशेलकर, ठीक है, अब वो बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बट ही रिटायर्ड ऑल्सो। बट एक दिन क्या हो रहा था उनके घर में, है ना, वो अपने आंगन में बैठ करके है ना एक तो पेपर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे और एक छोटा सा बर्ड है वो ऐसे आके नीचे गिर गया। तो उनकी जो मम्मी थी उन्होंने उस बर्ड को उठाया, उसको हल्दी लगाया, है ना, जहाँ पे जख्म हुई थी उसको थोड़ा बाजू में रखा, पानी पिलाया, ये सब कुछ किया। नाउ ही वाज शॉक्ड बाय, वो जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे तो उस न्यूज़पेपर पे लिखा था कि सर्टेन अमेरिकन कंपनी टुक पेटेंट ऑन द टर्मरिक। ही वाज शॉक्ड, भाई ये पेटेंट कौन लिया, कैसे ले लिया? क्योंकि ही जस्ट ऑब्जर्व व्हाट हिज मदर डिड इन फ्रंट ऑफ हिम। और ये तो आप खुद समझो ना, आप खुद इंडियन हो, आप जानते हो
हमारे घरों में हल्दी कितने है ना इफिशिएंटली यूज की जाती है एज अ मेडिसिनल, एज ए स्पाइस एजेंट इन द कुकिंग। हेलो, इजंट इट? है ना। और एक बंदे ने बस बोला कि ना, आज से मेरा नाम नहीं था, कोई भी दुनिया में हल्दी यूज करेगा तो मेरे को रॉयल्टी देनी पड़ेगी। आप समझो, ठीक है, बहुत ही गजब बात है। सो सर्टेन कंपनीज have got patent for products and technologies that make use of the genetic materials, plants, etc., that have been identified, developed, and used by farmers and indigenous people of a specific country. तो बहुत सारे बेटा ऐसे कंट्रीज में, छोटे छोटे डेवलपिंग कंट्रीज में इतने सारे ट्रेडिशनल चीजें हैं जो कि फार्मर्स यूज कर रहे हैं बहुत सारे जमाने से, ठीक है। ये सब कुछ हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और कोई कंपनी आती है और पूरा तुरंत बोलती है कि नहीं नहीं मैंने पेटेंट ले लिया है। वो क्या करते पता है? अब ये हल्दी ले गए, वो आया होगा इंडिया में, देखा अरे ये लोग सब हल्दी यूज कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। वो ले गए हल्दी के सैंपल, उसका केमिकल एनालिसिस करा, हाँ उसमें से 3-4 केमिकल आइसोलेट कर लिए, बोला हाँ हल्दी 1, हल्दी 2, हल्दी 3, हल्दी 4, ठीक है। ऐसे उसने केमिकल आइसोलेट कर लिए, नाम रख दिए 4-5 एंड बोला कि नहीं अब ये मेरा पेटेंट है। So you cannot do this. This is actually biopiracy, इसको बोलते हैं। क्या कहते हैं बेटा? Biopiracy. This is not ethical. आपने कुछ नया अगर डिस्कवर किया हो तो ठीक है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल है बच्चों बासमती राइस, हर्बल मेडिसिन लाइक टर्मरिक, नीम, ये बहुत ही ज्यादा ट्रेडिशनल है। इनके ऊपर लोगों ने पेटेंट लिए हैं। इसके ऊपर बहुत बेटा वर्ल्ड लेवल पे जो भी कोर्ट है वहां पे बेटा केसेस चली है। और बढ़िया बात ये है कि इंडिया वॉन ऑल दिस केसेस, वी वॉन दिस ऑल केसेस, ठीक है। सो जो भी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया उनका तो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, कांग्रेचुलेट करना चाहिए उन लोगों को, बिकॉज इट नीड्स टाइम, मनी, ठीक है, करेज, है कि नहीं, सारी चीजें होनी चाहिए बच्चों, और लोग हैं जो ये सब काम करते हैं। सो एनीवे व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग हियर, देखो एक बढ़िया एग्जांपल यहाँ पे एक है ना, बासमती राइस has a unique aroma and flavor. India has a 27 varieties of the basmati, और इंडिया के अलावा मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस जगह पे थोड़ा बहुत बेटा बासमती की वैरायटीज देखने को मिलती है। इसके अलावा कहीं पे है नहीं। जहाँ पे भी जाता है ये एक्सपोर्ट होता है, मतलब बहुत ज्यादा बेटा बासमती राइस हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं इंडियंस, ठीक है। नाउ in 1997 an American company got patent right on the basmati rice. Now this is very foolish thing, because देखो हमारे इंडिया में बासमती राइस बहुत सालों से बेटा बनाया जा रहा है, बहुत कब से खेती चल रही है इसकी। इसका किसी कंपनी ने यूएस में है ना पेटेंट ले लिया अंडर द यूएस पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस। इट अलाउड द कंपनी टू सेल अ न्यू वैरायटी ऑफ द बासमती। और किया क्या, कुछ नया काम नहीं किया बंदे ने। ये तो हमारे मतलब खेतों में भी जो छोटे लोग होते हैं वो भी कर देते हैं, वो भी करते हैं, ठीक है, वो भी करते हैं नॉर्मल लेवल पे। So it was actually derived from the Indian farmers' varieties, and Indian basmati was crossed with the semi-dwarf varieties. तो semi-dwarf variety जो होती है राइस की, उनके साथ उनको क्रॉस करा दिया, ठीक है। और ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है और आपने पेटेंट ले लिया। नाउ इसके अगेंस्ट दो चीजें आती है। नंबर 1, उन्होंने इसको नोवेल्टी क्लेम किया। देयर इज फर्स्ट थिंग, इट्स नॉट ए नोवेल्टी, नंबर 1। दूसरी चीज, if you are taking a patent, okay, so have you taken the permission of the any Indian farmer while using these old varieties? आपने लिया क्या? ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया उनको, and so that क्या ना उनको ये बोलो स्टैंड नहीं कर पाए। अगर ठीक है आप बोल रहे हो आपने किया, चलो ठीक है, तो आपने उनको भी तो रॉयल्टी देनी चाहिए जिसकी वैरायटीज आपने यूज की है। Have you taken the permission? Is there any written permission? वैसे तो कोई भी उठ के कुछ भी कर लेगा। ये सारी बातें हैं बच्चों, ठीक है। सो इस तरह से इसको नाम क्या दिया था पता है? टेक्सास, यू नो टेक्सास अमेरिका में एक स्टेट है ना टेक्सास, है ना। नाम क्या दिया था पता है? टेक्समती, बासमती है ना, तो वहां पे डिस्कवर टेक्समती नाम रखा। एनीवे अदर पीपल सेलिंग बासमती राइस कुड बी रेस्ट्रिक्टेड बाय द पेटेंट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता कि हम लोग फिर एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो यही वो गेम था पूरा एक्चुअली, ठीक है, कि जो भी सप्लाई है वो खत्म ही हो जाए इंडिया से, और वो उसी के नाम पे फिर बहुत सारा बासमती वहीं पे करने लगे तैयार, और ये सब यही तो गेम था।
बट वी हैव डन अ वेरी गुड जॉब, हमने सब ये काम किया। इसको हम लोग बायोपायरेसी भी कहते हैं। इट इज द यूज ऑफ द बायो रिसोर्सेस बाय मल्टीनेशनल कंपनीज and organizations without authorization from the countries and people concerned। ठीक है, तो आजकल ये इतना आसान रहा नहीं है। ठीक है, आपको इतना जल्दी पेटेंट कोई मांग लोगे तो है ना, इवन कोई भी कंट्री में हो, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आपको सबसे पहले तो बताना पड़ेगा। नॉलेज डेटाबेस सबका बन चुका है, कौन सी जगह पे कौन सी वेराइटीज है, क्या है, तो पता चल जाता है, बहुत जल्दी डिटेक्ट होता है। ठीक है, पहले चल जाता था, खप जाता था। Now, most of the industrialized nations, मतलब developed countries, are poor in biodiversity। उनके पास उतनी biodiversity है नहीं, and traditional knowledge उतनी है नहीं जितना हमारे पास traditional knowledge है, उतना knowledge उनके पास है नहीं। ठीक है, the developing and the underdeveloped world have a rich biodiversity and traditional knowledge related to the bioresources। मतलब आप जाओगे ना महाराष्ट्र में, विदर्भ में जाओगे, जहाँ जंगल एरिया है, वहां जाओगे ना, वहां पे लोग बोलते हैं, वहां पे इसकी लैंग्वेज में कंबर मोड़ीचा पाला, कंबर मोड़ीचा पाला। अब इसको सुन के आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, मे बी यूसिला पता नहीं क्या है, बट है ना, वो क्या होता है पता है, जैसे हम लोग इधर बड़ा बड़ा बैंडेज लगा करके फ्रैक्चर ठीक करते हैं ना, वैसे वो बेटा वो सिर्फ जो प्लांट होता है उसके रूट्स को निकालते हैं, उसको पीसते हैं, उसके पत्तों को पीसते हैं, उससे एक लेप बनाते हैं, उसको बांधते हैं, उसके रूट्स को बांध देते हैं, तो बहुत जल्दी बेटा फ्रैक्चर्स वगैरह है ना बिल्कुल हट जाते हैं। सो this is called as what the traditional knowledge। Problem is they don't want to share it, you know, they don't want to share it, so that is another issue। But यहाँ पे हमें नोटिस करना है, तो कोई आएगा बोला हाँ चलो मैंने डिस्कवर किया करके बात जाएगा। सो दैट इज वी हैव टू अंडरस्टैंड, ये इसी को बेटा हम लोग बायोपायरेसी कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज द बायोपायरेसी। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज है जिसको हम लोग कहते हैं ना बेटा बायो वॉर। बायो वॉर, तो ये एक बहुत बड़ा इशू है ना, बायो वॉर। एजेंट ऑरेंज के बारे में आपने सुना होगा, है ना, डायोक्सिन बनाया था, ऑक्सिन डबल म्यूटेंट 24D 245T, उनको दोनों को मिक्स करके पूरा बेटा वियतनाम के ऊपर स्प्रे किया गया था। और वियतनाम ये जो कंट्री अमेरिका ने ये किया था, और डेफिनेटली बेटा वहां पे सारा वेजिटेशन खत्म हो गया, ये चीज हुई। ठीक है ना, अगर आप देखोगे तो कोई फ्रेंच एक स्टोरी है, उसमें कहा गया था कि लोगों को जमा किया, टीबी पेशेंट्स को बहुत सारे, और उनको कंबल बांटे गए। उन लोगों को बोला कि आप ये सारे कंबल 1 साल यूज करो। फिर वो सारे कंबल उठा करके किसी दूसरे कंट्री में, है ना, जो अपोजिशन पार्टी है उधर जाके फेंक दिया। तो इसका मतलब है कि ये बायो वॉर है। आप बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को दूसरे, है ना, जो भी एनिमी कंट्री आप लगता है वहां पे आप जाकर के यूज कर रहे हो। यहाँ पे हम बायो वेपन्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी को हम बायो वेपन, बायो वॉर कहते हैं। ठीक है, आपने शायद नोटिस किया होगा, सुना होगा, एंथ्रेक्स के एनवेलप भेजे गए थे फ्रॉम सम ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, टू द अमेरिकन पीपल। तो घरों में, बिल्कुल घरों में, मतलब जो भी हायर मिनिस्ट्री में लोग हैं उनके घरों में डायरेक्ट बेटा एनवेलप आ रहा है। एनवेलप खोलते ही उसमें से स्पोर्स निकल रहे हैं एंथ्रेक्स बैक्टीरिया के, जो कि बहुत डेंजरस कॉज होता है, एंथ्रेसिस वगैरह कॉज कराता है। सो यू नो, सो दिस इज दे आर व्हाट, अभी बहुत सारी चीजें हैं, इनको हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, एट अनदर टाइम। बट एनसीईआरटी की लिमिट बहुत कम है, मतलब यहाँ पे ज्यादा वो नहीं बताते। ठीक है, तो जो कुछ भी बताते हैं उतना तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, सो इट हैज डेवलप्ड लॉज टू प्रिवेंट, हम लोगों ने भी लॉज बनाए हैं टू प्रिवेंट दिस बायोपायरेसी एंड ऑल थिंग्स। ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज को बचा के रखने के लिए। इसको हम लोग कहते हैं इंडियन पार्लियामेंट हैज क्लियर्ड दैट, है ना, बिल, उसको हम लोग कहते हैं द इंडियन पेटेंट बिल, द इंडियन पेटेंट बिल। ठीक है, इस बिल के अंदर जो है, देखो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ शब्द होते हैं, बिल अलग होता है, लॉ अलग होता है। ठीक है, बिल वगैरह थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बट ओके, उसमें हम जाएंगे नहीं।
So the Indian Patents Bill that takes such issues into consideration, including patents terms, emergency provisions, and research and developmental initiatives. ठीक है, तो ये चीज होती है, इसको हम लोग देखो, आपने देखा होगा एक बहुत ही बढ़िया बेटा क्या बोलते हैं स्टांस रखा इंडियन गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशंस में कोविड के लिए। पता है क्या था वो? कहा कि हम लोग हमारे यहाँ पे जो भी वैक्सीन बने हैं उसका पेटेंट हम लोग नहीं लेते, ठीक है। दुनिया में जो भी कंट्री है वो लोग हमारा ये फॉर्मूला यूज करे और उससे वो अपना बनाए। और ये उनको बोला, जो भी बड़ी दूसरी कंपनीज है, पी फिजर बना है, जो भी है ना, तो ये जितनी भी कंपनीज है जहाँ पे भी स्पुतनिक वाला है, तो उनको भी ये बोला कि आप लोग अपने ये जो वैक्सीन वाला है क्योंकि नीड है ह्यूमैनिटी की, ये पेटेंट वेटेंट का नाटक छोड़ो और सबको बताओ, है ना आप। और जो जो कंट्रीज बना सकती है उनको फ्रीडम दो। बट ऐसा हुआ नहीं है, बिकॉज कंपनीज इतना सारा इनपुट करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, सो दे ऑलवेज हैव देयर माइंड कि नो वी हैव टू गेट द इनकम फ्रॉम दिस, ठीक है। सो देखो ये एक चीज है ना, हम लोग कहते हैं तो ये इनिशिएटिव लिए जाते हैं बहुत सारी, हर कंट्री में अपने अपने रूल्स भी बनाए गए हैं। आप कहीं पे भी जा करके आप बोलोगे मैं ह्यूमन क्लोन बनाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, कंप्लीटली बैन है। पता है इंडिया में तो आप ह्यूमन क्लोन नहीं बना सकते, यू कैन नॉट, ठीक है। गवर्नमेंट आपको पकड़ के लेके जाएगी, ठीक है। यू कैन नॉट मेक, यू नो व्हाई देयर इज अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि तुम उसको आधार कार्ड नहीं दिलवा सकते तुम्हारे खुद के क्लोन को, उसकी आइडेंटिटी क्या है? क्या है, कौन से, उसके माता का नाम क्या है? कुछ नहीं है, ठीक है। सो किसी भी इंसान के लिए उसकी आइडेंटिटी बहुत मैटर करती है, ठीक है, इन सोसाइटी, ठीक। तो इसीलिए बेटा इतना ये आसान है नहीं जितना दिखता है। तो दिस इज व्हाट द सम इश्यूज, ये एथिकल इशू भी हुआ, ये सब कुछ हुआ। So by this way we have ended this chapter. The chapter is the biotechnology and its applications. ठीक है, तो ये रहा बेटा आपका एक सिंपल साधारण सा चैप्टर। Oh my God, ये तो 9 ही बज रहे हैं। ओके, सो वैसे तो हम लोग जो भी क्वेश्चंस है उसके डिस्कशन ले नहीं रहे क्लासेस में, क्योंकि हम सिलेबस को आगे बढ़ा रहे हैं। बट लेट्स सी, ये हो गया क्या? माइक्रोजन ह्यूमन वेलफेयर हुआ क्या? Okay, so let's see some questions here from the previous year's questions. बहुत ज्यादा questions है नहीं, ठीक है, so we can take them. देखो दोनों चैप्टर हमारे हो चुके हैं, दोनों चैप्टर हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। दोनों ही बायोटेक्नोलॉजी वाले, उनका वेटेज भी बहुत अच्छा खासा है। एनीवन ऑफ यू अपीयरिंग फॉर केवीपीवाई? आप में से कोई केवीपीवाई एग्जाम दे रहा है क्या? यस एनीवन? अभी है ना, नवंबर 7 में भरा है क्या आपने फॉर्म? अप्लाई किया था क्या? आप भर सकते थे ना फिर से एक बार। if you are clear it's okay, क्योंकि अभी आसान होता है आपके लिए। आसान क्यों होता है? क्योंकि आपके हाथ में होता है आपको कितना करना है ना, मतलब कौन से क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, कौन कौन से सब्जेक्ट अटेंड करने हैं।
और बहुत सारा सिलेबस आपका हो भी चुका है, तो यू हैव दैट मच मैच्योरिटी टू आंसर दिस क्वेश्चंस। नाउ सी, यहाँ पे देखो क्वेश्चन बहुत आसान है। ओके, नंबर 1 क्वेश्चन, the DNA fragment separated on an agarose gel can be visualized after। ये तो आपको मैंने बार बार बताया है, और यहाँ पे इसका आंसर है बेटा इथिडियम ब्रोमाइड। करेक्ट, वेरी गुड क्रिश, इथिडियम ब्रोमाइड ये आपका आंसर है ना। इथिडियम ब्रोमाइड यूज करते हैं, अल्ट्रावायलेट रेज में देखते हैं। कलर कौन सा दिखता है? ऑरेंज, है ना, ऑरेंज कलर। नेक्स्ट वन, a gene whose expression helps to identify the transformed cell is known as। A gene whose expression helps to identify the transformed cell is known as। आपको कैसे पता चलेगा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है? By using selectable marker, antibiotic resistant gene। करेक्ट है ना, so simple है। नेक्स्ट, what is the criteria for DNA fragment movements on agarose gel during gel electrophoresis? DNA is a negatively charged, and there has one thing we have to understand। देखो पॉजिटिवली चार्ज लिखा है, ठीक है, ये तो होता ही नहीं है। The smaller the fragment size, the further it moves। ये तो सही लग रहा है। Negatively charged fragments do not move, ये तो गलत है। The larger the fragment size, the further it moves, ये भी गलत है, तो यही सही है। जितना छोटा होगा फ्रैगमेंट, उतना बेटा वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, isn't it? ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is not a feature of the plasmids? प्लाज्मिड में क्या नहीं होता? इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन वो करता है, सर्कुलर स्ट्रक्चर उसका होता है, ट्रांसफरेबल वो होता है, बट सिंगल स्ट्रैंडेड वो नहीं होता है। तो ये है हमारा आंसर डी, है ना, ये प्लाज्मिड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। नाउ द टैक पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑब्वियसली यहाँ पे आंसर है बेटा थर्मस एक्वेटिकस, टैक पॉलीमरेज। ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है इसके, आसान से होते हैं। चलो ये बताओ, which of the following is an restriction endonuclease? The answer is Hind2, है ना, ये वही है जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, the cutting of the DNA at specific locations become possible with the discovery of, obviously again the answer is restriction enzymes। The DNA molecule to which the gene of interest is integrated for cloning is called, क्लोनिंग करेंगे तो उसे मैं बोलूंगा वेक्टर, है ना, वेक्टर पक्का। नेक्स्ट, an analysis of chromosomal DNA using the southern hybridization, now this is southern hybridization है, southern blotting hybridization technique does not use, क्या चीज आप यूज नहीं करोगे अगर आपको southern blotting करनी है तो बहुत सिंपल है, अगर हाइब्रिडाइजेशन करनी है तो ब्लॉटिंग है, मतलब साउदर्न ब्लॉटिंग तो खुद उसका नाम है, तो ये तो यूज होगा, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। आपको फ्रैगमेंट्स को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, अलग अलग फ्रैगमेंट्स को अलग अलग करना पड़ेगा, तभी जाके बेटा आप ये ना साउदर्न फ्रैगमेंट्स बना सकते हो, तभी तो ब्लॉट करोगे। आप ये फ्रैगमेंट्स को देखोगे कैसे? तो देखोगे बाय द ऑटो रेडियोग्राफी। आपको बेटा पीसीआर की जरूरत नहीं है हाइब्रिडाइजेशन मतलब ब्लॉटिंग करने के लिए, पीसीआर इज फॉर द एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, isn't it? यहाँ पे अगर आप सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन करना चाहते हो डीएनए का तो आपको पीसीआर की जरूरत नहीं है, पीसीआर इज फॉर द एम्प्लीफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, हाँ डेफिनेटली हम पीसीआर इन्वॉल्व करा सकते हैं, ठीक है, टू मेक द सैंपल अवेलेबल, है ना, ज्यादा सैंपल बनाने के लिए। बट जब आप सिर्फ साउदर्न हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक के बारे में बात कर रहे हो तो वो पीसीआर की वैसे जरूरत नहीं है। विच वेक्टर कैन क्लोन ओनली अ स्मॉल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए? बताओ। देखो ये आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है बैक, ये ईस्ट आर्टी, ये भी, ये सब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हम लोगों ने पढ़े हैं दोनों, और इनमें बहुत बड़े बड़े फ्रैगमेंट जा सकते हैं। कॉस्मिड भी हमने डिजाइन ही किया है क्योंकि लार्ज फ्रैगमेंट को लेके जा सकता है,
तो बेटा हमारा आंसर है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड छोटे से डीएनए के फ्रेगमेंट को लेके जा सकता है, बाकी सारे ये जो आर्टिफिशियल है, ये भी आर्टिफिशियल है, ये भी आर्टिफिशियल ही है, प्लाज्मिड भी। ठीक है, सो ये रहा बेटा ए बी एंड डी। ओके, नाउ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए, during the process of isolation of DNA, chilled ethanol is added to। chilled ethanol ऐड करते पता है ना, तो उससे क्या फायदा होगा? क्या उससे हम लोग प्रोटीन्स को रिमूव करते हैं? तो आंसर है नो, ऐसा कुछ नहीं होता। क्या हम लोग ब्रेक ओपन द सेल टू रिलीज डीएनए? बिल्कुल भी नहीं। क्या हम फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? तो यहाँ पे हम देखो प्रेसिपिटेट करते हैं डीएनए को, ठीक है, फिर उसका स्पूलिंग करते हैं, आपको पता है ना, है ना। सो जिससे बहुत ज्यादा अमाउंट बेटा हमें डीएनए मिले, तो आंसर है बेटा प्रेसिपिटेशन आप डीएनए का कर सकते हो बाय यूजिंग chilled ethanol। नेक्स्ट, द colonies of the recombinant bacteria appear white in contrast to the blue colonies of non-recombinant bacteria because। तो ब्लू कॉलोनीज क्यों दिखाई देती है, मैंने आपको ये समझाया है ना। कॉलोनीज ब्लू तभी दिखाई देंगी अगर, है ना, लैक्जेड जीन फ्लैंक हुआ नहीं है तो क्या होगा? बताओ आंसर क्या होगा, आप ही बताओ। व्हाट शुड बी द आंसर? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द अल्फा लैक्टासिडेज इन नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया जो है उसमें कभी भी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन होता नहीं है, इसीलिए वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। दूसरा, कोई अल्फा गैलेक्टोसिडेज नाम की कोई चीज है नहीं, वो है बीटा। क्या लिखा है समझ रहे हो ना, बीटा गैलेक्टोसिडेज। ये थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, है ना बच्चों। इसलिए ये पहला वाला तो रॉन्ग है ही है। फिर उसके बाद फिर से लिख रहा है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ अल्फा गैलेक्टोसिडेज इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। अब ये तभी सही हो सकता था जब यहाँ पे लिखा होता बीटा, इसलिए ये रॉन्ग है। Inactivation of the glycosidase enzyme in recombinant bacteria। Inactivation, ठीक है यार, ये नहीं लिखा इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, चलो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि अल्फा या बीटा है, एनीवे बट मुद्दा है कि वो एंजाइम का इनएक्टिवेशन नहीं करता, वो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करता है बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन का। याद रखना ये, आप समझ रहे हो ना, किसका इनएक्टिवेशन होता है रे? इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ द जीन लैक्जेड जीन, लैक्जेड जो कि बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाता है। नाउ सी द ऑप्शन डी, नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसिडेज। ऑब्वियसली नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया में लैक्जेड जीन प्रेजेंट है, इसका मतलब वो बीटा गैलेक्टोसिडेज उसमें बन रहा है, इसीलिए ब्लू कॉलोनीज दिखाई देती है। तो ये है मेरा आंसर, ये नहीं, ठीक है, बिकॉज एंजाइम का कोई डीएक्टिवेशन नहीं होता, डीएक्टिवेशन होता है, इनएक्टिवेशन होता है लैक्जेड जीन का। आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन देखो, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉलोनीज ऑफ है तो वैसे ही आपको पता है, मैंने बताया इसका टेक्निक, बट जो ऑप्शन दिए हैं बहुत ही प्यारे से ऑप्शन दिए हैं, ठीक है। सो थोड़ा सोच समझ के कभी ऑप्शंस पढ़ा करो, एलिमिनेट करो। जीन ऑफ इंटरेस्ट कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम ए जीनोमिक लाइब्रेरी बाय यूजिंग। अच्छा, आप एक जीनोमिक लाइब्रेरी से एक जीन को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? कैसे सिलेक्ट? By restriction enzymes, by cloning vectors, by DNA probes, by gene targets। देखो जीन लाइब्रेरी में तो सारे ही जीन प्रेजेंट है ना,
अरे कैसे, अभी तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। हम्म? अभी आप बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में, हाँ बिल्कुल सही। यहाँ पे आपका आंसर ना ए आएगा ना बी आएगा। मुझे एक बात बताओ, ये लाइब्रेरी है यार, लाइब्रेरी 1 2 3, बहुत सारे जीन फ्रैगमेंट मैंने जमा करके रखे हुए हैं। कैसे पता करूंगा कि मेरा जीन कौन किधर है? तो मैंने एक डीएनए प्रोब लेना है जो कि मेरे जीन को कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है, ठीक है। और उस लाइब्रेरी में बेटा मैंने डाल के देखना है और पता करना है कि वो कहाँ जाकर के चिपकता है और कहाँ पे रेडियो एक्टिविटी दिखाई देती है, तो मुझे पता चलेगा अच्छा मेरा जीन इधर को है। समझ रहे हो आप? हेलो, है ना। प्रोब क्या करता है, प्रोब हमें हमेशा, है ना, जीन्स को ढूंढने में मदद करता है फ्रॉम एनी लाइब्रेरी और एनी जीनोमिक कंटेंट। क्लियर है क्या? हेलो, ठीक है। तो आपका आंसर होगा डीएनए प्रोब, पक्का, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, रेडियो लेबल्ड होता है। नेक्स्ट, ये तो आप जवाब दे सकते हो। The figure below is the diagrammatic representation of the E. coli vector PBR322, ये जो दिया है हमारी एनसीईआरटी में। So which one of the given options correctly identifies its certain components? So let's see here. ORI represent करता है original restriction enzyme, तो ये तो wrong है। ORI is for the origin of replication। ROP को बोल रहा है reduce osmotic pressure, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेप्लिकेशन ऑपरेटिंग प्रोटीन्स होते हैं वो लोग, ठीक है। HIND3 एंड EcoR1 आर सिलेक्टेबल मार्कर्स बोल रहा है, नहीं भाई ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, दिस इज रॉन्ग। एंड यस इट इज करेक्ट, ये दोनों ही एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है। सो द आंसर इज वेरी सिंपल, है ना। एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन आर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन व्हिच आर यूज्ड एज अ सिलेक्टेबल मार्कर्स। वेरी गुड, आगे चलते हैं। A single strand of a nucleic acid tagged with a radioactive molecule is called, अब आप जवाब दे सकते हो, अब आप 100% जवाब दे सकते हो। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोब, है ना, इसे प्रोब कहते हैं। इसको हमने यहाँ पे भी यूज किया, ये वाले क्वेश्चन, रेडियो लेबल्ड है, सिंगल स्ट्रैंडेड है ना। नाउ यहाँ पे बेटा इसका आप जवाब दे सकते हो। Which one of the following represents a palindromic sequence in DNA? अब ये तो आपको पता है, ठीक है। अगर आप इस सीक्वेंस को इधर से इधर पढ़ोगे और इधर से इधर पढ़ोगे तो ये सेम रीड हो रहा है, इसीलिए यही हमारा पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। बाकी आप पढ़ के देखो, आपको दिखाई देगा कि ये ऐसे नहीं हो पा रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज द पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पे आते हैं बच्चों। Which one of the following technique made it possible to genetically engineer living organisms? तो देखो ये बहुत आसान है, इसको हम लोग बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, है ना। एंजाइम लो, वेक्टर लो, जोड़ दो, ट्रांसफर करो, उसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक कहते हैं। इसी से जेनेटिक इंजीनियरिंग पॉसिबल हुई है। There is a restriction endonuclease called as a EcoR1. What does Co represent? It represents coli, ठीक है, विराट कोहली, ठीक है। So it represent this one, sure. So we have to understand Escherichia coli, पक्का। Next, which one of the following is used as a vector for cloning genes into higher organisms? बताओ, इसका जवाब बताओ। ये which one of the following is used as a vector for cloning genes into higher organisms? Obviously बहुत आसान आंसर है इसका, है ना, दैट इज रिट्रोवायरस, है ना। कल के भी क्लास में लास्ट मतलब एडिनो एडीए वाला जो एग्जांपल बताया था उसमें भी मैंने बताया था एडिनो वायरस, रिट्रोवायरस, वी यूज इट, है ना। नेक्स्ट वन देखो, आपको है ना बैक्यूलो वायरस के बारे में पढ़ने को मिलेगा। जब आप माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ोगे तो उसमें है ना बायो पेस्टिसाइड्स, बायो इंसेक्टिसाइड्स ऐसे होते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको बैक्यूलो वायरस देखने को मिलता है। बैक्यूलो वायरस है ना, वहां पे आएगा बेटा, याद रखना। ये बैक्यूलो वायरस किधर है? बैक्यूलो वायरस, इट्स अ बायो इंसेक्टिसाइड्स, बायो पेस्टिसाइड, वो जो होता है ना बायो वाला, उधर यहाँ पे आप देखो बैक्यूलो वायरस, ये रिट्रो वायरस है जिससे हम ट्रांसफर करते हैं,
खास करके हायर एनिमल में. Which one of the following palindromic base sequence in DNA can be easily cut at about the middle? About the middle बोला है, not at the middle बोला है, याद रखो. It's not at the middle, यहाँ नहीं कट करना है, ठीक है. About the middle मतलब anywhere near to the middle, ठीक है. 3-4 बेस छोड़ करके सेंटर से तभी चलता है, ठीक है. तो बेटा आपको पता होना चाहिए कौन सा वाला है सीक्वेंस, बता दोगे. जो भी पैलिंड्रोमिक है वही बेटा कट होगा, और कुछ नहीं है, बहुत आसान है. तो यहाँ पे बेटा जो पैलिंड्रोमिक है ये है घटक घटक इको R1 का, बराबर है. तो ये बेटा हमारा आंसर है ना. मैंने बताया घटक घटक. डीएनए और आरएनए सेगमेंट टैग्ड विथ अ रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल इज कॉल्ड. अभी आपके लिए ये बहुत आसान क्वेश्चन बन गया, क्योंकि ये तीसरी बार पूछा है प्रोब के बारे में. यू नो इट वेरी कॉन्फिडेंटली. यही कॉन्फिडेंस बेटा है ना, एटीट्यूड क्रिएट करता है. नाउ restriction endonucleases are enzymes which क्या करते हैं endonucleases? Makes cut at a specific position within the DNA molecule. ये तो सही लग रहा है. Recognizes a specific nucleotide sequence for binding of DNA ligase, इसका कोई मतलब नहीं. Restrict the action of the enzyme DNA polymerase, ये कुछ ऐसा करता नहीं है. DNA polymerase को रोकने का काम ये नहीं करता. Remove nucleotide from the ends of the DNA ligase, ये जो होता है इसको बोलते हैं रे, क्या बोलते हैं बेटा इसको? एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है. ये सर ना, तो ये भी नहीं है हमारा, यही हमारा आंसर है. स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइंड फॉर, बताओ क्या चीज के लिए डिजाइन किया बेटा स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर्स को? एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव्स टू द प्रोडक्ट. देखो ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग होता है, ये नहीं करेंगे आप. प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये भी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है. जैसे आप टैंक से निकालोगे तब बाद में ये काम करोगे, ए और बी. इंश्योरिंग अनएरोबिक कंडीशन इन द कल्चरल वेसल. अरे भाई अनएरोबिक करोगे तो वैसे ही ये बैक्टीरिया सारे मर जाएंगे, ठीक है. तो ये नहीं करने का है. अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन, बिल्कुल स्टरिंग किया जाएगा. सबको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, सबको ऑक्सीजन मिलना चाहिए, इसका ख्याल रखा जाएगा. पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, यार ये जो है ना ये बड़ा अजीब सा एक प्रोसेस है. पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल मेथड इज यूज्ड फॉर, थोड़ा ध्यान से बेटा चीजों को समझो है. मुद्दा क्या है, एक प्लांट सेल हुआ ये वाला, ये टोमेटो का सेल लिया मैंने, टोमेटो, और ये दूसरा प्लांट सेल है, ये बेटा पोटैटो है. अब मैं बोल रहा हूँ आपको इनको चिपकाओ, ये दोनों को सेल को चिपकाओ. ये डिप्लॉयड है, ये भी डिप्लॉयड है. इसका ए जीनोम है, इसका बी जीनोम है. इन दोनों को मिला करके ए बी पॉलीप्लॉइड बना दो. कैसे करोगे? नहीं कर पाओगे. क्यों नहीं कर पाओगे? सर ये प्लांट सेल है तो सर इनके ऊपर सेल वॉल है ना. अच्छा तो सेल वॉल है तो क्या सर इनके कैसे, सर ये कैसे यूनाइट होंगे बताओ ना. इतना बड़ा तो सेल वॉल होता है. हाँ सही बात है, सेल वॉल मिल नहीं सकते तो सेलुलेज यूज करते हैं. सेलुलेज, अच्छा सर, हाँ बढ़िया आइडिया. क्या होगा रे उससे? सर सेलुलेज डालेंगे ना तो इनके दोनों के सेल वॉल डिसॉल्व हो जाएंगे. क्या बात है, मजा आ जाएगा. तब क्या बोलेंगे इनको हम लोग? तब इनको हम लोग कहते हैं सर प्रोटोप्लास्ट. अच्छा, प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल इज द प्रोटोप्लास्ट. हाँ सर बहुत बढ़िया. अभी क्या करने का? अभी है ना सर वो एक केमिकल आता है पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल, उसको डाल दो तो ये दोनों सेल एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे. अच्छा तो ये इसमें क्या एबिलिटी है? सर ये फ्यूजोजेनिक एजेंट है. क्या है? फ्यूजोजेनिक एजेंट. मतलब ये क्या करता है सर? दो नेकेड प्लांट सेल्स को एक दूसरे को चिपका देता है, दोनों के प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक दूसरे में मिला देता है. ओहो ऐसा है. हाँ सर ऐसा ही है. अरे आपको समझ में आया? पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल क्या है? पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल इज ए फ्यूजोजेनिक एजेंट. व्हाट इट मींस फ्यूजोजेनिक एजेंट? फ्यूजोजेनिक एजेंट का मतलब है कि वो किसी भी दो चीजों को, मतलब किसी भी नेकेड सेल को किसी दूसरे कंपोनेंट से चिपका सकता है. सर अगर मैं ऐसा करूँ तो ये लिया मैंने एक प्लांट सेल और ये लिया मैंने एक वेक्टर, तो मैं क्या करता हूँ
यहाँ पे डाल देता हूँ पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल। तो इस वेक्टर को, इस डीएनए को ये इसके अंदर मिला देगा क्या? बिल्कुल ऐसा करेगा वो। या इस डीएनए को इसको लेके जाएगा, अंदर लेके जाएगा, बोलेगा चलो अंदर। जैसे कि वो दो सेल्स को फ्यूज कर सकता है, वैसे बेटा वो एक सेल को एक जेनेटिक मटेरियल के साथ भी फ्यूज कर सकता है। ये इसमें ताकत है पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल में। ये केमिकल ही ऐसा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आप आंसर ढूंढ के बता दो मुझे। पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल मेथड यूज्ड फॉर, बताओ। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा जीन ट्रांसफर विदाउट अ वेक्टर। वेक्टर की जरूरत नहीं है, आप एक जीन लो, एक सेल लो, दोनों को एक दूसरे की जगह रखो, पॉलीइथिलीन ग्लाइकोल मीडियम में रखो, दैट सेल विल एक्सेप्ट। बट याद रखना उस सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं होना चाहिए। इज इट क्लियर? है ना? उसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्लांट सेल विदाउट सेल वॉल को क्या बोलते हैं बताओ? प्रोटोप्लास्ट। एक और चीज याद दिला देता हूं अगर आप भूल गए हो तो। ये देखो, ये कौन है रे? इसका नाम क्या है बताओ? ऐसा ऑर्गेनल देखा आपने जिंदगी में कभी? हैव यू सीन दिस? इसको क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। बराबर है। ये क्या है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। अच्छा, इसका नाम क्या है बताओ? सर ये क्या है? अरे बेटा इसको बोलते हैं माइटोप्लास्ट। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, a mitochondria without outer membrane is called as a mytoplast. अच्छा अच्छा, ओहो, मैच कर रहा है सर, मैच कर रहा है। A cell wall without, a plant cell without a cell wall is a protoplast. Yes. तो ये टिश्यू कल्चर है जो यहाँ पे एक चैप्टर है अभी, है ना, डेवलपमेंट वाला टिश्यू कल्चर टेक्निक्स उसमें बताई गई है। उसमें एक टेक्निक आती है जिसको सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। सोमैटिक, दो सोमैटिक सेल्स को फ्यूज किया जाता है ना। उसको हम प्रोटोप्लास्ट कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रोटोप्लास्ट कल्चर कहते हैं। सो दैट यू विल लर्न इन द टिश्यू कल्चर। ठीक है। सो यहाँ पे बेटा मैंने थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया इस नॉर्मल से पॉइंट को। ठीक है। ये जवाब आप बिल्कुल दे सकते हो यार, बिल्कुल। मतलब विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ द फॉरेन डीएनए इनटू द क्रॉप प्लांट्स? तो ये तो बहुत ही आसान है ना। आंसर है बेटा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशियंस। ठीक है। अगेन देखो, ये ट्राइकोडर्मा है ना बेटा, ये अगेन ट्राइकोडर्मा एक फंगस है ना, ड्यूटेरोमाइसिटस। बट ये भी एक बायोपेस्टिसाइड्स जैसा काम करता है, ट्राइकोडर्मा, यू नो। ठीक है। ये भी आप हमारे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में जो बायोपेस्टिसाइड, बायो इंसेक्टिसाइड वाला कंसेप्ट है, उसमें आप ट्राइकोडर्मा, मैक्युलोवायरस ये देखोगे। एनीवे, the linking of the antibiotic resistant gene with the plasmid vector become possible with, आप कैसे कर सकते हो ये? कैसे कर सकते हो? The linking of antibiotic resistant gene, अगर आप एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को एक प्लाज्मिड वेक्टर के साथ जोड़ना चाहते हो तो कैसे जोड़ोगे? The answer is ligase. Ligase is the linking enzyme. So obviously we can use that, simple. ठीक है। तो ये बेटा हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज यूज्ड फॉर, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या यूज है? सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रैगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज। बेटा अकॉर्डिंग टू देयर साइज वी कैन सेपरेट द डीएनए फ्रैगमेंट्स। बहुत बढ़िया। व्हाट इज द एंटीसेंस टेक्नोलॉजी? एंटीसेंस टेक्नोलॉजी क्या है? आरएनए इंटरफेरेंस क्या है ना, आरएनए साइलेंसिंग क्या होता है? बताओ इनमें से क्या सूट होता है? A cell displaying a foreign antigen used for synthesis of antigen, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ द सोमैक्लोनल, देखो ये सोमैक्लोनल वर्ड आया ना, सोमैक्लोनल, ये टिश्यू कल्चर से रिलेटेड है। ठीक है। सोमैटिक क्लोन, सोमैटिक सेल का क्लोन बनाना। सो दैट इज नॉट व्हेन अ पीस ऑफ आरएनए that is complementary in sequence is used to stop expression of specific gene. यही है। So this is our answer. ठीक है। सो इसको एंटीसेंस टेक्नोलॉजी कहते हैं यहाँ, क्योंकि एंटीसेंस आरएनए बनाया जाता है जो कि सेंस आरएनए को ब्लॉक कर देगा। ठीक है, साइलेंस कर देगा।
तो यहाँ पे बच्चों हम लोग यहाँ पे अभी हम लोग इस कंसेप्ट को रोकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस को रोकते हैं। ये क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्रोमोसोम इन अ बैक्टीरियल सेल कैन बी 1 to 3 इन नंबर एंड, ठीक है, कैन बी सर्कुलर एज वेल एज लीनियर विद इन द सेम सेल। तो लीनियर तो होता नहीं है, ठीक है, ऑलवेज लीनियर कभी होता नहीं है। कैन बी ईदर सर्कुलर और लीनियर, ये भी नहीं होता। सो आर ऑलवेज सर्कुलर। तो जो भी क्रोमोसोम बैक्टीरियल सेल में होते हैं, चाहे वो प्लाज्मिड हो चाहे मेन क्रोमोसोम हो, ठीक है, वो बेटा वो कैसे होता है बेटा, दैट इज ऑलवेज सर्कुलर, ठीक है। इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड इज एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल। प्लाज्मिड को हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोम ही कहते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से बेटा 30 क्वेश्चन 30 क्वेश्चंस आज हमने करे हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग जो भी रिवीजन हमारा लेक्चर होगा तभी बेटा ये क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। इसके क्वेश्चंस मैं सारे आपको दोनों ही चैप्टर के मैं होमवर्क आपको दे देता हूँ, एनसीईआरटी बेस्ड, वो आप करो, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग है ना, जो भी अगर हमारा लेक्चर होगा भी तो हम लोग शुरू करेंगे एक चैप्टर जिसका नाम है, ठीक ठीक है, इकोसिस्टम, ठीक है। क्योंकि दूसरे भी सर कुछ लेना चाहते चैप्टर, तो मैं क्या करता हूँ अभी इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन 2 चैप्टर को ले लूंगा, ठीक है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय।